प्यारे बच्चों, विगत कुछ दिनों से लगातार आप लोग एक घटना पर सबका ध्यान, पूरे देश का ध्यान आकर्षित है। और ये घटना है एशिया महाद्वीप की दो बड़ी शक्तियाँ या दो बड़े देश या विश्व की दो बड़ी महाशक्तियाँ भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। लगातार आप देख रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2017 में डोकलाम पे आपने देखा था। अभी गालवान घाटी की बात है। 1962 का युद्ध हो चुका है। इसके अलावा लगातार एक तनाव का माहौल रहता है। तो आज इस पूरे सेशन में मैं आप सभी को पूरी पृष्ठभूमि समझाना चाहता हूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि चीन इतना आक्रामक क्यों है। क्या कारण है कि चीन हमेशा एक आक्रामक रुख रखता है। मैं सिर्फ भारत भर के लिए नहीं, आप चाहे उसकी परिस्थिति दक्षिणी चीन सागर में देखें या पूर्वी सागर की बात करें, तो ये पूरा घटनाक्रम आप सभी लगातार सुन रहे हैं। लगातार आपको लग रहा है कि शायद युद्ध ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। एक युद्ध हो चुका है, अब युद्ध जैसी परिस्थिति में हम पहुंचते हैं तो हम कितना मजबूत हैं। ऐसे विश्लेषण लगातार आप लोग न्यूज़ चैनल मीडिया पे देख रहे हैं। हिंसक झड़पें भी हुई, हमारे देश के बहुत से सैनिक शहीद हुए, चीन के भी बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। ऐसी स्थिति में हमें चीज़ों को एक बार बहुत गहराई से, डिटेल से समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि हर एक समस्या का समाधान या हर समस्या का जड़ उसके इतिहास में छुपा होता है। तो इतिहास का शिक्षक होने के नाते, इतिहास का एक स्कॉलर होने के नाते, इसके इतिहास का एक छात्र होने के नाते, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी को एक बार पूरी रूपरेखा, परिदृश्य को समझाने का प्रयास करूं। इससे पहले कई बार मैं अपने ऑनलाइन बैच में अपने बच्चों को मैं डिटेल से भारत चीन के बारे में जब विश्व इतिहास की विषय वस्तु पढ़ा रहा था तो उस दौरान काफ़ी हद तक चीज़ें समझाई थी। शायद वो काफ़ी मुझको समझ पाएँ। इसके बावजूद भी जिसने कभी भी विश्व इतिहास नहीं पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अच्छी समझ नहीं रखता है, भारत चीन के मध्य जो भी अभी मौजूदा विवाद है, इसको बहुत आसानी से समझेंगे पूरे सेशन में। हो सकता है ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं आपका पूरा ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। तो एक बहुत ही विशेषांक की तरह है और आपको इतिहास के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान निकल आएगा। निश्चित तौर पे ये मैं आपको आसान्वित करता हूँ। एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में से क्या गलतियाँ हो गई, है ना। कई बार हम लोग दोषारोपण भी करते हैं ना, अपने जो मौजूदा जो हमारे उस समय नीति नियंता थे समसामयिक परिदृश्य में, जब भारत आज़ाद हुआ 1950 के दौर पे, तो उनके ऊपर भी आक्षेप रखते हैं कि शायद उनकी नीतियाँ, खासकर जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हैं, उन्हीं के दौरान प्रथम भारत चीन युद्ध हुआ और उसमें भारत बुरी तरीके से पराजित हुआ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम कूटे गए थे अच्छे से। और अभी मौजूदा परिदृश्य क्या है, हमारी स्थिति परिस्थिति क्या होगी, इस बात पे ज़्यादा हम कयास नहीं लगाएं। इससे पहले एक बार हम समस्या को समझते हैं कि समस्या उपजी कैसे। इसके लिए मैं आपको प्राचीन इतिहास में ले चलूँगा और प्राचीन इतिहास से भारत और चीन के मध्य क्या संबंध रहे, किस तरीके से चीन एक आक्रामक देश के तौर पर उभरा, इन सभी बिंदुओं पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक कहानी की तरह आप पूरी की पूरी यात्रा मेरे साथ रखेंगे और निश्चित तौर पे इतिहास के उन सभी मोड़ों को जोड़ करके वर्तमान समस्या के परिदृश्य को आप लोगों के सामने एक स्पष्ट रूपरेखा के तौर पे रख पाऊंगा। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मानचित्र का सहारा भी लूँगा आप सभी के लिए और प्रयास करूँगा कि आप सभी पूरे के पूरे मुद्दे को, पूरे के पूरे मामले को अच्छे से समझ जाएँ, है ना। तो निश्चित तौर पे जैसा कि आपको पता है कि मैं जो भी विषय वस्तु पढ़ाता हूँ उसके लिए एक प्रॉपर मेरी रिसर्च खुद की होती है और उस रिसर्च में हमेशा मेरा प्रयास होता है कि आप सभी को चीज़ें गहराई तक मिले। तो चलिए फिर प्रारंभ करता हूँ विषय वस्तु को और निश्चित तौर पे मेरा प्रयास ये होगा कि आप सभी इतनी बड़ी विषय वस्तु जो पूरे हर तरफ बस एक ही खबर चल रही है, दूसरी खबर आप सुनने को भी नहीं पाएंगे, हर तरफ बस यही चल रही है, युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे मैं आप सभी को एक ऐसी ऑथेंटिक जानकारी दूं जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा के लिए भी सदुपयोगी हो और आपकी समझ को बहुत विस्तृत करने का प्रयास करे, है ना। उस स्तर में मैं आप सभी को ले जाने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। तो बिल्कुल प्राचीन से चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं। हमारी भी एक सभ्यता थी
प्राचीन सभ्यता विश्व की सभी समकालीन सभ्यताओं में से, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, उसी समकालीन सभ्यता में भारत का भी एक अतीत गौरव है। आज हम गौरवान्वित होते तो हम यही कहते हैं ना कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता और एक इतने उच्च स्तर की सभ्यता जहाँ पर नगरीय नियोजन था, एक बहुत बड़ी बात होती है नगरीय नियोजन। विश्व की किसी समकालीन सभ्यता में इतने बड़े स्तर का नगरीय नियोजन, शहरीकरण नहीं देखा गया। तो आज हमें गौरव होता है इस बात का। हमारी वैदिक संस्कृति, आज भी हम उसके मुरीद हैं। हम अपनी वैदिक संस्कृति की विभिन्न बिंदुओं को आज भी लेकर के चल रहे हैं उसी तरीके से। तो एक गौरव है। हम हमेशा कहते हैं कि कभी हम विश्व गुरु थे, कभी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख योगदान रखती थी। एक रोमन राइटर है जिसका नाम है प्लिनी, कभी आप प्लिनी को पढ़ें तो एक समय ऐसा भी था कि जब रोमन साम्राज्य की तरफ से व्यापार संतुलन, जो रोमन साम्राज्य और भारत का व्यापार संतुलन था, वो भारत के पक्ष में था। मसालों के नाम पर रोमन साम्राज्य का अकूट बुलियन यानी सोना चांदी ऐसे धनाढ्य जो जवाहरात थे वो बड़ी मात्रा में भारत आते थे। और भारत के जो अरिकमेडु बंदरगाह है आपका, अरिकमेडु यानी पांडिचेरी, आधुनिक पांडिचेरी, इसके अलावा ताम्रलिप्ति आपका ये कोलकाता बंदरगाह था और ये भड़ाउस था यहाँ पे। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियंस ही एक अज्ञात नाविक था और इसने भी इनके महत्व को बताया कि उस समय बड़े स्तर पे व्यापार हुआ करता था हमारा रोमन साम्राज्य से। तो हम निश्चित तौर पे एक बड़ी अर्थव्यवस्था रहे हैं, है ना। मुगल साम्राज्य तक थे हम। और एक समय ऐसा भी था जब भारत का वर्चस्व, अशोका के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो भारत का वर्चस्व कहाँ तक था। हमारी सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और अखंड भारत में आप देखेंगे तो अपने आप में एक बड़ा जो है सीमाएं हमने साझा की हैं। चाइना का भी कुछ हिस्सा कुषाण वंश के शासकों के समय हमारे पास था। ऐसी भी परिस्थितियाँ हुई हैं। चूँकि कंपेयर करना है दोनों देशों को, तो जिस तरीके से आज हमें गौरव होता है हमारी संस्कृति को बताने में, आज हम फिर सोचते हैं कि उस संस्कृति को फिर से पुनः प्राप्त करेंगे, उस गौरव को फिर प्राप्त करेंगे, वही संस्कृति चीन की भी रही है। चीन भी, ये जो आपका हुआंगहो नदी है, हुआंगहो नदी के किनारे पीली सभ्यता थी। ये समकालीन ही है, थोड़ा सा बाद की है, सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा पुरानी है, उसके बाद की है ये। तो पीली नदी की सभ्यता है ना, वैसे इतनी ज़्यादा उच्च स्तर की नहीं थी जितनी सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर अन्य सभ्यताएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी चीन का एक इतिहास है और चीन के नागरिकों के अंदर भी ये गौरव है। चीन के नागरिकों के अंदर ये गौरव है कि हम भी एक ऐसी सभ्यता के तौर पे कभी रहे हैं, है ना। और वो गौरव आज भी उनके मन और मस्तिष्क में उसी तरीके से जैसे हमारे अपने देश को लेकर के, है ना। सभी देश को अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के एक राष्ट्रवादिता और इसका एक प्रखर ज्ञान होता भी है और उसको लेकर के वो हमेशा ध्यान में भी रखते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे पक्ष ऐसे आपको मिलेंगे जो भारत और चीन के मध्य समानताएं रखेंगे। बहुत सारे पक्ष हैं, मल्टीपल। मैं आपको कुछ पक्ष यहाँ पर लगातार बताता जाऊँगा। ऐसे कई मोर्चे आपको मिलेंगे जहाँ पर भारत और चीन बहुत बड़ी समानता रखते हैं। जैसे कि पहली समानता तो यही है कि ये दोनों देश विश्व की प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं। दोनों देशों में विश्व की प्राचीन सभ्यताएं फली फूली। यदि आगे हम बढ़ें तो एक दूसरी चीज़ है कि दोनों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट सभ्यता का गौरव का गर्व है। दोनों देश विशिष्ट सभ्यता और संस्कृति को लेकर हमेशा गौरवान्वित रहते हैं अपनी अपनी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हैं आप, भारत की संस्कृति के बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो कि अपने आप में बहुत विश्व में आपको अनोखे ही मिलेंगे। जैसे कि इतना बड़ा देश और इसमें जो संस्कृति है उसके पुट देखेंगे आप, तो पुट देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर विविधीकृत समाज है ना। आप देख लें, अपने आसपास ही देख लें, अपने गली मोहल्ले को देख लीजिए, ज़्यादा पूरे देश को तो आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे तो अपने गली मोहल्ले में ही देख लेंगे तो बहुत विविधीकृत, आपको हर तरीके की विविधीकृत मिल जाएगी। धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे, रहन सहन के आधार पे, पहनावे के आधार पे, विभिन्न आधारों पे हमारे देश में विविधीकृत है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना ने हमेशा प्रयास किया है कि एक बड़े राष्ट्र में जहाँ पर विविधीकृत समाज हर जगह होता है, बड़े राष्ट्र में खासकर होता है, तिब्बत जैसे क्षेत्र हैं, हांगकांग जैसे क्षेत्र हैं, मकाऊ जैसे क्षेत्र हैं, ताइवान जैसे क्षेत्र हैं, है ना। 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम, ये भी एक बड़ा विवाद का विषय है यार। मैं कभी इसको भी मैं चर्चा करूंगा, वैसे लाऊंगा इस मुद्दे को, और ये मुद्दा बहुत काम आ सकता है अभी वर्तमान समसामयिक परिस्थिति में। भारत यदि इस मुद्दे को उछाल दे, है ना,
और चाइना के सामने रख दे, और भारत अपने जिस तरीके से चीन एक दोगलापंथी करता है कि अपनी बयानों से कभी कहता है कश्मीर को मैं मानता हूं कि भारत का हिस्सा है, कभी उसी कश्मीर को लेकर के अपनी बैकआउट हो जाता है, कभी सिक्किम को लेकर के लगातार, कभी अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को नत्थी वीज़ा देने का मामला हो, जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी गए उनको नत्थी वीज़ा देने का मामला हो, तो चीन ये आमतौर पे करता रहता है। भारत यदि कभी हो जाए, अभी इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि दोनों देश, मैं समानताओं की बात कर रहा था, मैं एक एक चीज़ लेकर चलूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके मन में पूरी दुविधाएं खत्म हो जाएं हर तरीके से। तो दोनों देश विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति वाले देश हैं। दोनों देशों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के गौरव का भान है और दोनों अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के लगातार एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। कैसे जुड़े रहे हैं? व्यापार के माध्यम से। आपने नाम सुना होगा, अभी इस समय एक पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, OBR, वन रोड वन बेल्ट, ऐसी पॉलिसी आपने सुना होगा। इसको मैं आसान भाषा में कहूँ तो सिल्क रूट या रेशम मार्ग, ये प्राचीन काल से है। चीन बड़ी मात्रा में, एक पूरा का पूरा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मानचित्र के बारे में समझाना चाहूँ तो शायद आप इसको समझ जाएं पूरा का पूरा मामला। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पर एक मानचित्र आपको बनाऊँगा और आप शायद चीज़ों को समझें। ठीक है, देखते जाइएगा। हाँ, मान लीजिए ये चीन है आपका, ठीक है, ये चीन है, ठीक है। सिल्क रूट आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, ठीक है, ये चीन है, ये भारत है, ठीक है। थोड़ा सा हिमालय है, हिमालय से ऊपर पड़ता है, तिब्बत वाला हिस्सा है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक पूरा का पूरा एक मार्ग जाता था, कहाँ पर जाता था? रोमन साम्राज्य में। यहाँ पे रोमन साम्राज्य है, विशाल रोमन साम्राज्य, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर, ठीक है। भारत, ये अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, उस समय तो पाकिस्तान जैसी कोई ऐसी संकल्पना नहीं थी। इसके बाद अरब देश आते हैं, फिर आपका भूमध्य सागर चालू हो जाता है। यहीं पे आपका इटली है, रोम है, यहीं पर रोमन साम्राज्य था, ठीक है। ईरान वाले क्षेत्र में भी एक साम्राज्य था और इसको बोलते थे पार्थियाई साम्राज्य। यहाँ पे था आपका रोमन साम्राज्य, यहाँ पे था आपका पार्थियाई साम्राज्य, ठीक है। तो चीन बड़ी मात्रा में इस पूरे क्षेत्र में व्यापार करता था और रेशम का व्यापार करता था और यही पूरा रूट है, आप ऐसे करके पूरा का पूरा रूट जाता था, ठीक है। स्थल मार्ग से ही पूरा बना हुआ रूट है। और यहाँ पे आपका एक जगह है, मैं आपको एग्जैक्ट शायद बता पाऊँ, यहाँ पर आपका है पेशावर, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट मैप में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। यहीं पे पामीर नाट पड़ती है, पामीर का पठार आपने सुना होगा, पामीर नाट है ना। यहीं पे वैक्ट्रिया पड़ता है आपका, वैक्ट्रिया, है ना। ये सिल्क रूट में पूरे, और एक समय था कि जब कुषाण साम्राज्य था तो कुषाण साम्राज्य के ही पूरे के पूरे हिस्से में सब आता था। पेशावर तो राजधानी ही थी कुषाण साम्राज्य की प्राचीन काल में। प्रथम सदी की बात करूँ मैं, यदि प्रथम सदी की, हाँ, फर्स्ट एडी के आसपास की बात है, तो उस दौरान यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये सिल्क रोड था, ये रेशम का मार्ग था, यही है आज BRI जो आप बोल रहे हैं, यही है रेशम मार्ग। तो बड़ी मात्रा में कई बार जो है यहाँ से व्यापार चीन से होता था रोमन साम्राज्य के लिए, और आज भी देख रहे हैं यही, इसी का धोल पीट रहा है हमेशा चीन, है ना, इसी का धोल तो पीट रहा है। और भारत अभी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, इनके BRI जो अभी चल रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो आपका है, भारत अभी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। तो जब कभी कभी, अब इसमें भारत का सहयोग कहाँ लगता था, कहाँ पे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ। कई बार होता था कि ये पूरा का पूरा रूट बाधित हो जाता था। कारण क्या होता था? पार्थियाई साम्राज्य, ईरान में है, मान ईरान का क्षेत्र है, ईरान के क्षेत्र में पार्थियाई साम्राज्य था आपका। तो कई बार ये क्षेत्र बाधित हो जाता था। यहाँ पे जो पूरा, यदि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस होता था, यदि यहाँ का शासक किसी भी तरीके से यहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं संभाल पाता था, तो ऐसी स्थिति में, या कभी राजा चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, तो जब ये डिस्टर्ब होता था तो पूरा का पूरा रेशम मार्ग आपका डिस्टर्ब हो जाता था। और ऐसी कंडीशन में, ये चूंकि अनिश्चितता लगातार बनी रहती थी, तो ऐसी कंडीशन में चीन को, चूंकि अब पूरा का पूरा व्यापार उसका इसी से चलता था, तो चीन
ये पूरे के पूरे रेशम मार्ग को कन्वर्ट कर देता था। और अभी आप देख रहे हैं ना, सी रूट पूरा डेवलप किया है, वो भी यही है। तो चीन क्या करता था, यहाँ से पूरे के पूरे माल को यहाँ लाता था। यहाँ पे आपका कलकत्ता में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था हमारा, उस समय ताम्रलिप्ति बोलते थे इसे, कोलकाता बंदरगाह को। और ताम्रलिप्ति से ये पूरा का पूरा माल जाता था गुजरात के भड़ौच में, यहाँ पे भड़ौच बंदरगाह था, भड़ौच। और फिर इसके बाद यहाँ से ये फिर रोमन साम्राज्य जाता था, भूमध्य सागर में प्रवेश करता था और रोमन साम्राज्य। तो उस समय जो पूरा का पूरा ये आपका पूरा का पूरा व्यापार होता था, तो भारत के सहयोग के बिना ये व्यापार कभी नहीं चला। और अभी देखिएगा, ये जो आज भी चाइना इसी प्रयास में है कि किसी तरीके से भारत सम्मिलित हो जाए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अभी भी देखते हैं ना अस्थिर रहता है। अफगानिस्तान की स्थिति आपको पता ही, अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, है ना। अफगानिस्तान में बड़े स्तर पे अभी भी वहाँ पे तालिबान और अमेरिका जिस तरीके से वहाँ पे संघर्ष चल रहा है, तो अस्थिर होता रहता है। पाकिस्तान को देख रहे हैं, टेररिज्म से खुद जूझ रहा है, पूरे विश्व को भी उसी कंडीशन में, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वहाँ पे बड़े स्तर पे। ईरान की स्थिति भी लगातार कभी बैन कर दिया जाता है ईरान को, तो उसकी भी परिस्थिति अच्छी नहीं है ना। तो कई बार ये जो पूरा का पूरा BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये भी फेल हो जाएगा, है ना। और इसके लिए चाइना ने पूरी पॉलिसी बनाई है, ग्वादर पोर्ट को बनाया है पाकिस्तान में, आपने देखा ना, ये भी ग्वादर पोर्ट है, इसको जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में आप देखेंगे बलूचिस्तान का हिस्सा है, और बलूचिस्तान का हिस्सा जो है ये भी एक तरीके से पाकिस्तान के अंतर्गत अशांत क्षेत्र है ना। और ऐसी स्थिति में यहाँ कश्मीर वाला ऊपर POK का हिस्सा है, ये भी अशांत ही रहता है। तो कंडीशन देखी जाए तो ओवरऑल व्यापार के लिए जो ये आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा, तब तक ये प्रॉपर्ली नहीं रन कर पाएगा जब तक भारत का सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले भी भारत के सहयोग से ही पूरा का पूरा एक व्यापार होता था, और भारत बड़े मात्रा में इस रूट का प्रयोग करता था और खुद भी व्यापार करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमन साम्राज्य से ताम्रलिप्ति, यहीं पे अरिकमेडु बंदरगाह था, अरिकमेडु पांडिचेरी वाला हिस्सा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे भारत बड़ी मात्रा में व्यापार करता था और रोमन साम्राज्य से व्यापार चलता था। चाइना यही चाहता है कि आप पूरे विश्व में, यूरोप में उसका माल जाने लग जाए, वो अफ्रीकन कंट्री को भी कवर करे, यूरोप को भी कवर करे, और थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो स्थल मार्ग है, इसको सही तरीके से डेवलप कर लिया गया, लेकिन भारत इसमें अभी वर्तमान में सम्मिलित नहीं हो रहा। लेकिन चाइना की तो पॉलिसी है कि किसी तरीके से सम्मिलित कराया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन अब तो तनाव की स्थिति बन गई। जो भी है, भारत लेकिन इसको अपने हित में नहीं समझता। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, ये हमारे POK वाले हिस्से से बना है और कश्मीर का हिस्सा इसमें। तो कहीं ना कहीं से चाइना फिर वही दोगली, जैसे मैंने बताया ना, उसकी दोगली भाषाएँ है ना, वो कभी एक स्टैंड कभी लेकर के आज तक रहा ही नहीं है। तो वो उसके ऊपर भरोसा करना बड़ा कठिन है। अभी भी चीन जैसे देश के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भरोसा किया गया था, उसी भरोसे का कुठाराघात है। आज समझेंगे आप इस बात को भी। तो ये सिल्क रूट जो पूरा का पूरा था, व्यापार से भारत जुड़ा हुआ था, व्यापार बड़े स्तर पे होता था चाइना के साथ। पहला एक जुड़ाव ये भी है, एक तो संस्कृति जुड़ाव का कारण है। चलिए मैं जुड़ाव के कारण भी लिखता जाता हूँ। पहला हमारा कल्चर है, संस्कृति विश्व की प्राचीन सभ्यता के तौर पे है, और उसका हमें गर्व है। दोनों देशों को, दोनों व्यापार से एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के धर्म से जुड़ाव रखते हैं, बौद्ध धर्म खास करके। बहुत सारे स्कॉलर्स भारत आए चाइना के, जैसे फायान, जैसे हुएनसांग, जैसे ईत्सिंग, ये लोग आए। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने चीनी स्कॉलर रहते थे जो यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। और चाइना भी चूंकि बौद्धिस्ट, तिब्बत वाला क्षेत्र पूरी वज्रयानी शाखा है बौद्ध धर्म की, और पूरे चीन में बौद्ध धर्म का एक प्रभाव रहा। तो कहीं ना कहीं से धर्म के तौर पे भी जुड़ाव रहा, और बहुत सारे चीन के ऐसे शासक हुए हैं जो इस धर्म के प्रभाव में हमेशा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक समानता ये भी देखने को मिलती है कि दोनों जो है, एक तो आपका व्यापार जिसके तहत रेशम मार्ग है ना, इसका महत्वपूर्ण प्रयोग रहा, रेशम मार्ग, और दूसरा धर्म जिसमें खासकर बौद्ध धर्म। तो बहुत सारे एक समानता ये देखने को मिलती है दोनों देशों के मध्य। इसके बाद यदि आगे बढ़ें, चलो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, यदि हम थोड़ा सा लेटेस्ट में आए, मध्यकाल में आए, तो हम पाएंगे कि दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, वैसे औपनिवेशिक शोषण के दौरान की बात कर रहा हूँ, दोनों औपनिवेशिक शोषण के तहत आए। भारत आया और चीन भी आया। भारत भी औपनिवेशिक शोषण के तहत आया, और भारत को अंग्रेजों ने कैप्चर किया। दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, एक तो था प्लासी और दूसरा था बक्सर।
प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये आपको पता होगा 1757 और ये 1764। वैसे ही इसी दौरान जो है चीन के साथ भी अंग्रेजों ने चीन को लगातार इन्होंने क्या किया, अफीम थोप दी, अफीम। और अफीम के कांड से आपको पता होगा अफीम युद्ध हुए थे। और इसके बाद जो है बड़े स्तर पे, तो ये भी इसकी मैं चर्चा आपकी करूंगा। अफीम युद्ध आपका 1839 से 1842 तक ये पूरा हुआ और चीन जो है लगातार ब्रिटिश प्रभाव में भी आया और कहीं ना कहीं से चीन में अभी भी देखेंगे तो अफीम वगैरह के खिलाफ़ या किसी भी तरीके के नशे के खिलाफ़ बड़े स्तर पे वहाँ पर प्रतिबंध है आज भी जो है, क्योंकि इसने जो है चीन को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ डाला। तो आज भी लोग जो है एक प्रोस्पेक्टिव बना हुआ है इसके खिलाफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आगे विषय वस्तु में ले जाता हूँ। तो यदि आप 18वीं सदी में देखेंगे तो 18वीं सदी में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। 18वीं सदी का मतलब मैं 1750 से पहले जा रहा हूँ। यहाँ से तो अंग्रेज भारत को धीरे धीरे कैप्चर करना, बंगाल वाले क्षेत्र को प्रारंभ कर चुके थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि बंगाल वाले क्षेत्र को ही क्यों अंग्रेजों ने, है ना, एक आता है कि डुप्ले ने चाबी कर्नाटक में ढूंढी और ऐसे करके एक प्रश्न बनता है, और कोलकाता में ढूंढी क्लाइव ने, तो क्लाइव ने भारत को विजिट कर दिया। तो बंगाल जीतने का सबसे बड़ा रीज़न अंग्रेजों का ये था कि चाइना पास में था और चाइना को भी एक उपनिवेश के तौर पे वो रखना चाहते थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और फाइनली बंगाल विजय से उनको चाइना का, क्योंकि एक बंदरगाह मिल गया उनको, कोलकाता बंदरगाह, और उनके लिए बड़ा आसान हो गया पूरा का पूरा मामला। तो भारत और चीन, इन दोनों में, दोनों औपनिवेशिक देश रहे हैं, एक समानता ये भी है, दोनों औपनिवेशिक देश रहे हैं। और यदि 18वीं सदी में देखेंगे तो औपनिवेशिक देश होने के साथ साथ दोनों की अर्थव्यवस्थाएं विश्व की बृहत्तम अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। और इसी कारण से जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोप के जितने विभिन्न जो है यूरोप के विभिन्न देश आए, कोई ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ तो आकर के औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कर पाए, लेकिन इससे पहले भी पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, है ना, सब आए। तो इसीलिए आकर्षित हो रहे थे क्योंकि ये बृहत्तम अर्थव्यवस्था थी। और एक आंकड़ा है कि पूरे विश्व की टोटल जो वैश्विक जीडीपी होती थी, उस समय जीडीपी जैसी संकल्पना तो नहीं थी, लेकिन यदि भारत और अमेरिका दोनों के पूरे धन को मिला दिया जाए, दोनों की इनकम आय को मिला दिया जाए, तो जो पूरा का पूरा वैश्विक जीडीपी निकलता था उसका 55% इन दोनों देशों के पास था। और दोनों देशों की 18वीं सदी तक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था थी। और 1820 में जो वैश्विक घरेलू उत्पाद था, जीडीपी था, चीन और भारत का अंशदान लगभग 55% था दोनों का। तो ओवरऑल एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे दोनों स्टैब्लिश थे। एक समानता ये भी निकल के आती है ना। औपनिवेशिक शोषण के तहत इसको चीन को बोला जाता है एशिया का मरीज, एशिया का मरीज बोला जाता है, क्योंकि इसका शोषण बहुत अलग तरीके से इसमें सब गए, है ना। और इसके बाद जो है विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, ये भी एक बड़ी समानता है। इसके बाद और क्या क्या समानता हो सकती है? एक समानता है कि दोनों जो है एक साथ आज़ाद हुए। आप देखेंगे 1950 के ईरा में, है ना, 1947 में भारत ब्रिटिशर्स की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ। और 1949 में कल्चरल रेवोल्यूशन 1911 में हुआ था चाइना में। और उसके बाद 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है यहाँ पर माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में। एक तरीके के एक सिविल वार है ये, साम्यवादी क्रांति, और इसी को हम बोलते हैं चीनी क्रांति, साम्यवादी या चीनी क्रांति। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है चीन आपका क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। चीन क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, भारत और चीन एक साथ आज़ाद हुए, औपनिवेशिक शोषण के भी रहे और एक साथ दोनों उभर के आए। तो ये समानताएं आप कुछ देख रहे होंगे। विश्व की दो महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, दोनों को अपनी सभ्यताओं के प्रति उतना ही गौरव, है ना, और दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के तौर पे थे औपनिवेशिक शोषण से पहले। विश्व की दो बड़ी आबादी पहले भी रही हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी बड़ी आबादी के तौर पे दोनों देश रहे। तो बहुत सारी समानताएं हैं। समानताओं की कमी आप देखिए, हम धर्म से जुड़े थे, हम व्यापार से जुड़े थे, विभिन्न माध्यमों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि नेहरू भी यही चाहते थे ना। नेहरू का मानना यह था कि यदि चीन और भारत दोनों एक साथ आ जाएं
है ना। 1950 के बाद जब चाइना बना तो नेहरू बहुत एक्साइटेड थे। उनको लग रहा था कि ऐसा हो कि हम दोनों एक साथ आ गए तो एशिया की एक बड़ी शक्ति बनकर भी उभरेंगे और आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका जो लगातार एक साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे इन क्षेत्रों पर आकर अतिक्रमण करते रहे हैं, यदि दोनों बड़ी एक साथ आकर के एकजुट हुए तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा एक आधिपत्य हम न करने देंगे न करेंगे, जो नेहरू की पॉलिसी थी। तो उद्देश्य तो बड़ा पवित्र था, लेकिन उद्देश्य आदर्शवादी था। अब कैसे आदर्शवादी था, इन्हीं चीज़ों पे मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। तो दोनों देशों के मध्य आपकी क्या है, पर्याप्त समानता है ना। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा आपको ये चीज़ आगे अब क्लियर होगी। अब दोनों देशों के बीच कुछ चीज़ें तो आपको लग रही होंगी कि काफ़ी चीज़ें समान हैं, लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी हैं। दोनों देशों के बीच बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं और यही डिफरेंसेस कहीं ना कहीं पर आकर हमेशा खड़े हो जाते हैं। यही चीज़ें हैं जो आकर के हमेशा आप देखेंगे कि आज चीन को एक आक्रामक देश के तौर पे चीन स्थापित होता है। सबसे पहले चीन के आक्रामक होने का कारण मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। भारत भी आज़ाद हुआ, चीन भी आज़ाद हुआ, ठीक है। भारत भी आज़ाद हुआ, भारत की भी आज़ादी आई, भारत भी आज़ाद हुआ, ठीक है। कब आज़ाद हुए, 1947 में। कैसे आज़ाद हुए, क्या तरीका था। चीन भी एक सिविल वार, एक लंबे गृह युद्ध के माध्यम से, देखो चीन पे तो जापान भी आया, जापान तक का शोषण था, ब्रिटेन का भी शोषण था और यूरोपीय देश थे यहाँ पर, इसीलिए एशिया को मरीज कहा जाता है इसे। तो खासकर जब यहाँ पर सिविल वार हो रहा था 1911 के बाद, जब कल्चर रेवोल्यूशन आया है, सांस्कृतिक क्रांति हुई है, उसके बाद एक बड़ा मुद्दा चीन के ऊपर जापान का ही रहा है ना। जापान पहले बहुत क्रूरतम देशों में से रहा है, एक साम्राज्यवादी शक्ति में सबसे आगे। अमेरिका यदि हिरोशिमा और नागासाकी नहीं करता तो शायद वो, है ना, अमेरिका को भी इसी ने सोते हुए शेर को जगा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश जापान के कारण ही आया था। और जापान एक ऐसा देश है जिसने पूरा का पूरा, ये जो आप दक्षिण चीन सागर देखते हैं ना, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, म्यांमार हो, इन सब क्षेत्रों में आ चुका था। सिंगापुर हो, सब उसी के उपनिवेश रहे हैं, बड़े स्तर पर उपनिवेश रहे हैं। पहले यहाँ फ्रांसीसी शासन हुआ करता था, वियतनाम में सबको भगा दिया। तो जापानीज उस समय बहुत तेजी से एक औपनिवेशिक सत्ता के तौर पे उभरे और जापान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत अलग ही महत्व है। जापान में जो औद्योगिक क्रांति हुई वो अपने आप में बहुत देखने में बड़ा मोटिवेट करती है। जापान को देखेंगे तो जापान इतना सशक्त राष्ट्र नहीं था वहाँ पर भी, कभी मैं इसकी चर्चा करूँगा एक पूरे सेपरेट वीडियो में। जापान को आप देखते हैं भौगोलिक रूप से एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उनकी संभावनाएं, उनकी बारंबारता अतिरिक्त अधिक है। जापान के पास ना तो कच्चा माल है, ना तो पूंजी थी उस समय। अब तो पूंजी, अब तो विश्व का एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी में आता है, एशिया में खासकर। तो ना उस समय पूंजी थी। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 1895 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पीरियड की। ना उसके पास पूंजी थी, ना उसके पास कच्चा माल था, ना उसके पास लेबर थी, श्रम था, कुछ नहीं था। जापान ने सब आयात किया और जापान के जो शासक थे उस समय, तत्कालीन शासक थे, उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि आने वाले 20 साल में जापान को औद्योगिकृत कर देंगे, और वो उन्होंने किया। और इसके बाद जैसे ही औद्योगिकृत हुआ, जापान को एक मार्केट चाहिए थी, बाजार चाहिए थी, तरीका एक ही था, साम्राज्यवाद, विभिन्न देशों पे जाकर अतिक्रमण करना। और उस अतिक्रमण के प्रवाह में जापान प्रवेश कर जाता है और जापान भी एक ऐसा देश बनता है। तो चीन पे बहुत अत्याचार किए जापान ने, बहुत जापानियों ने अत्याचार किए। तो सबसे पहली चीज़, भारत आज़ाद हुआ 1947 में। चीन एक लंबे शोषण, लंबे दमन का सामना चीन ने भी किया, हमने भी किया। लेकिन हमारे आज़ादी के पीछे जो हाथ था, आप देखेंगे हमारे आज़ादी को कराने वाले जो हमारे लीडर थे वो मध्यम वर्ग से आते थे, मध्यम वर्गीय थे। महात्मा गांधी कोई ऐसे नहीं हाई सोसाइटी के हैं। और जो हमारे लीडर थे, जो हमारे नेतृत्व करता थे, उन्होंने अहिंसक आंदोलन को प्रश्रय दिया। उन्होंने अहिंसक आंदोलन को महत्वपूर्ण बताया कि अहिंसक आंदोलन के तौर पे हमें चलना चाहिए, अहिंसा को सहारा नहीं बनने दिया। और देखिए इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा देश। और आपने देखा होगा कि 1942 के ईरा में जब यूरोप में इंग्लैंड का पूरे विश्व में पर्चा चलता था, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप जीता, ब्रिटेन जीता, है ना, वो ब्रिटेन के सामने भारतीय आकर के खड़े हो गए, भारत छोड़ो। द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय ब्रिटेन सम्मिलित था, उसके बावजूद भी हम आकर खड़े हो गए विरोध स्वरूप, भारत छोड़ो। ये मध्यम, कैसे
बिना अस्त्र शस्त्र के, अहिंसा का सहारा। तो हमारी पॉलिसी अलग रही है। हमारा देश ने अपने देश की आज़ादी भी अहिंसात्मक तरीके से लिया है। कारण उसके पीछे जो नेतृत्व था वो मध्यम वर्गीय था और उसने अहिंसक चेतना का सहारा लिया, सत्याग्रह, असहयोग, ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया। लेकिन चाइना में एक कंडीशन नहीं थी। चाइना में तो 1911 में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई। पहले मंचू वंश का शासक था यहाँ पे। मंचू वंश के शासक का इसका हमेशा हुआ है, राजतंत्र हमेशा बहुत लंबे समय तक आगे चल के निरंकुश तंत्र में बदल गया है। अब चूंकि यहाँ पर भी साम्यवादी दल का उदय हो रहा था, है ना, उस समय मार्क्स की विचारधारा, उसके कारण 1917 में बोल्शेविक क्रांति, रशिया में लेनिन के नेतृत्व में एक व्यापक बड़ा आंदोलन होना और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का उदय। वही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारत में भी हुआ है। भारत में भी 1917 में उसी दौरान जो है यहाँ पे श्रमिक संगठन बनने लगे। यहाँ पर भी साम्यवाद का प्रभाव होने लगा है। चाइना में उसी समय 1923 या 1928 के ईरा पे माओ त्से-तुंग का उदय होता है। और माओ त्से-तुंग बहुत ही अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत महत्वाकांक्षी था और वो किसी भी साधन से अपने आप को सत्ता पे काबिज करना चाहता था। और उसी समय उसे बहुत मुद्दे मिले। पहला मुद्दा जापान का ही मिला। तो यहाँ पर 1949 पे जो चीनी साम्यवादी क्रांति होती है, ये गृह युद्ध है। अपने ही देश की सरकार के खिलाफ एक गृह युद्ध है और इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे भी। और माओ त्से-तुंग के द्वारा उस समय जो यहाँ पे शासक थे उसके खिलाफ एक हिंसक विद्रोह किया गया। हिंसक विद्रोह किया गया। अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा। यानी देश की आज़ादी भी हिंसा के तरीके से मिले। देखिए भारत में क्या है, आज़ादी हिंसा के तरीके से नहीं, अहिंसक आंदोलनों से मिली है। अहिंसक आंदोलन से मिली है। और चीन के साथ क्या है, इसकी आज़ादी हिंसा के माध्यम से मिली। एक सिविल वार हुआ है। तो आज चीन जो आक्रामक आपको दिखता है, ये पहले से ही है, आज पहली बार नहीं है विश्व समुदाय के सामने। क्योंकि चाइना की जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पे जो कन्फ्यूशियस एक विचारधारक थे, एक विचारक थे, दार्शनिक विचारक थे, कन्फ्यूशियस भी कहीं ना कहीं पे उनके पूरे विचारों पे ही चीन का पूरा शासन सत्ता और आज भी उन्हीं विचारों का प्रभाव दिखता है। कन्फ्यूशियस हमेशा परम सत्तावाद की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस हमेशा शासक और शासन तंत्र के निरंकुशता की बात करते हैं। तो वही विचार जो है वहाँ के शासकों के पास हैं और वो विचार आज भी उनके ऊपर हावी हैं और वो दिखाई देते हैं। तो कन्फ्यूशियस की शिक्षा का आज भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है और उसी के परिणाम स्वरूप ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। तो चूंकि इसका प्रादुर्भाव ही हिंसा के साथ हुआ है, तो आज भी ये पूरे विश्व में अपने दमन और शोषण के तरीके को हिंसात्मक तरीके से ही निकालना चाहता है। भारत का प्रादुर्भाव अहिंसात्मक आंदोलनों से हुआ है और भारत आज भी विश्व के लिए एक, क्योंकि हमारा, देखो मैं एक चीज और बताऊं, भारत के और प्राचीन कल्चर पे जाओ, अशोका था, सर्वधर्म समभाव था वहाँ पे विविधीकृत कल्चर था, बिल्कुल था, है ना। कोई भी शासक आप उठा के देख लेंगे, हर शासक के समय, अकबर जैसा शासक, है ना, जहाँ पे सर्वधर्म समभाव देखने को मिलता है, सुलह नीति की नीति दिखाई देती है। तो जितने भी शासक थे, सभी शासकों ने यही प्रयास किया है। ये हमारे कल्चर में ही, हमारी संस्कृति में भी है सहिष्णुता, तो सभी शासकों में देखने को मिली है। हाँ, कुछ आक्षेप जरूर लगाए जा सकते हैं। जैसे गौड़ शासक शशांक के ऊपर कहा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को लेकर के या पुष्यमित्र शुंग को लेकर के कुछ प्रसंग आते हैं, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, अपवाद छोड़ दीजिए, तो आप इतिहास में पाएंगे कि इतिहास के अंतर्गत जितने भी हमारे शासक रहे और वही रूप आज भी देखने को मिलता है। हम हमेशा सहिष्णु रहे। भारत कहीं भी किसी देश के सामने, किसी देश को गुलाम करने, किसी देश में अतिक्रमण करने कभी नहीं गया है। आतताई हमारे यहाँ पर आए, हमारे देश में आए। तो यहाँ पर कुछ असमानताएं हैं। जैसे कि पहली असमानता जो आपको मैं बताऊँ, पहली असमानता है, भारत एक सांस्कृतिक तौर पे विविधीकृत देश है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी चर्चा किया और यही बात यहाँ पर है, सांस्कृतिक विविधता कूट कूट कर है। हर 10 किलोमीटर में भाषा, हर चीज़ बदल जाता है, भाषा, खान पान, हर चीज़ में एक बदलाव देखने को मिलेगा। और सब लोग बड़े हेल मेल के साथ रहते हैं, सौहार्द के साथ रहते हैं और इसी लोचशीलता के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक हमारी संस्कृति जिंदा है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन एक बड़ा देश है, विविधीकृत समाज भी है, लेकिन वो एक रूपता रखना चाहता है। किसके माध्यम से? तानाशाही, निरंकुश लोकतंत्र के माध्यम से।
चीन को अब देखेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिस्ट एक बंद अर्थव्यवस्था के तौर पे है ना। लेकिन चीन ने तो पूरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के लिए खोल दी, है ना। उसमें दोनों चीज़ें हैं, बंद अर्थव्यवस्था भी है और बंद पॉलिटिकल सिस्टम भी है। लेकिन चीन का आप देखेंगे उसने अपने बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया और पूरे विश्व के बाजारों में खुद प्रवेश कर गया, क्योंकि उसको वर्ल्ड पावर बनना है। और यदि चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे तो आज भी वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, आज भी वो बंद है। वहाँ पे किसी तरीके का ना कोई चुनाव ना कुछ हो भी, चुनाव भी हो रहे हैं तो बहुत न्यूनतम स्तर पे हो रहे हैं। आज भी वहाँ पे है कि भैया ये शासक हैं, जब तक जीवन पर्यंत जिंदा रहेंगे यही शासक रहेंगे। तो पोलित ब्यूरो के द्वारा लगातार वहाँ पे एक ही व्यक्ति है, उसी को चुन लिया जाता है। ना कोई विपक्ष है, ना कोई विरोध है, जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता है ना। सेना के दम पे, सैन्य पावर पे वहाँ पे कोई लोकतांत्रिकरण नहीं है। तो ऐसा देश निश्चित तौर पे आक्रामक रुख रखेगा और गैर जिम्मेदाराना स्वभाव रखेगा। तो असमानता की बात करूं तो एक विशाल आकार का देश क्या है, सांस्कृतिक एकरूपता पर बल देता है। पहली चीज तो ये देख रहे हैं ना, उइघुर में क्या कर रहा है। उइघुर मुसलमान है ना, उइघुर मुसलमान, ये आपका जो सिनजियांग प्रांत है, जो पूरा का पूरा लद्दाख क्षेत्र से जुड़ाव रखता है, गवलान वैली, ये पूरा दक्षिणी सिनजियांग क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी संख्या में उइघुर मुसलमान रहते हैं और उइघुर मुसलमानों का मुद्दा लगातार आप लोग देखते रहते हो। चाइना यहाँ पे बड़े स्तर का दमन करता है। दमन किस चीज़ का, इनको कभी आतंकवादी बता करके, तो इनकी आधारभूत सुविधाओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखो अब ये मूर्खता है। विश्व में पाकिस्तान को देखते हैं क्या करता रहता है, उस मुद्दे पे नहीं बोलेगा, चाइना के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको अंधा होकर के उसको सिर्फ भारत दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। चलो उस मुद्दे पे नहीं आता हूँ मैं। तो सांस्कृतिक एकरूपता रखना चाहता है, ये पहली चीज़। इसीलिए आपने देखा होगा सांस्कृतिक एकरूपता के कारण इसने तिब्बत को कैप्चर किया, ठीक है। इसने हांगकांग के जितने भी मामले होते हैं उन मामलों को दबाता है। उइघुर मुसलमानों का मामला हो उसे दबाता है। कभी भी अपने नागरिकों की कोई बात ना उसके मीडिया पे आती। अभी आप देखें कोविड का मामला इतना बड़ा हुआ, कोविड के मामले में भी मौन रहा। अभी भारत और चीनी सैनिकों के बीच में टकराव रहा, मौन रहा, हम जानकारी नहीं देंगे पूरी तरीके से। तो एक बहुत ही आप देखेंगे तो असंवेदनशील और बहुत ही ऐसा उसका रवैया रहता है, ठीक है। इसके बाद भारत को देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर उदार धार्मिक परंपरा है। मैंने जैसा कि बताया कि हमारा इतिहास ही रहा है, उदार धार्मिक परंपरा रही है। यहाँ पर उदारता का परिचय हमारे शासकों ने दिया है। लेकिन चीन की बात करेंगे तो चीन का जो पूरा का पूरा स्वरूप है ये आज भी कन्फ्यूशियस के विचारधाराओं पर विकसित है। कन्फ्यूशियस एक भारत में उस समय महात्मा बुद्धा थे, है ना, महात्मा बुद्धा का समकालीन एक थिंकर है। ईरान की बात करूं तो उस क्षेत्र में जरथुश जैसे विचारक थे, उन्हीं के समकालीन कन्फ्यूशियस। और कन्फ्यूशियस का जो विचार है वो सिर्फ एक ही बात करता है, वो करता है परंपरा और सत्ता की बात। कन्फ्यूशियस हमेशा चाहता है कि जो शासक है, शासक की बातों को जनता को हूबहू मान लेना चाहिए, किसी तरीके का ना तो विरोध करना चाहिए, शासक के सामने हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए और शासक की हर बात को स्वीकार करना चाहिए। तो कन्फ्यूशियस के विचारों का प्रभाव है और किसी भी तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण हो, चाहे जो दृष्टिकोण हो, शासन सत्ता को ही वो हमेशा, परंपराओं को हमेशा बल प्रदान करता है। तो आज भी हमारे देश में उदार धार्मिकवाद है, यहाँ पे कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव है। आगे बात करेंगे आप तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा इतिहास रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है, देश की आज़ादी का इतिहास रहा है, हमारे देश में जो देश की आज़ादी का इतिहास एक अहिंसक आंदोलनों के कारण से रहा। और चीन में कहाँ कैसे रहा, चीन में हिंसक आंदोलनों के कारण रहा। तो यही विषय वस्तु यहाँ पर ये भी एक असमानता थी। एक चीज़ और देखेंगे, अभी वर्तमान समसामयिक स्थिति पे देखेंगे तो जो हमारी विदेश नीति है, एक ये भी असमानता है। भारत की जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति सॉफ्ट पावर पे आधारित है। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर है अपना कल्चर। जैसे कि मान लीजिए भारत है, विभिन्न देशों की संस्कृति से हमारे जुड़ाव है ना, चाहे व्यापारिक तौर पे रहे हों, है ना, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, भारत अपने कल्चर के दम पे दूसरे देशों पे अपना प्रभाव जमाना चाहता है। लेकिन नहीं, चीन का दृष्टिकोण अलग है। चीन अपनी विदेश नीति को हार्ड पावर के तौर पे विकसित करना चाहता है। मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो हम आपके क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, अतिक्रमण कर जाएंगे। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में देख लीजिए, चाहे वो पूर्वी सागर में देख लीजिए, चाहे डोकलाम वाले मामले में देख लीजिए, चाहे आप गलवान वाले मामले में देख लीजिए, चाहे आप अफ्रीका में देख लीजिए, कहीं भी देखेंगे चीन किसी की नहीं सुनता। तो उसका तरीका क्या है? हार्ड पावर का है।
सैन्य शक्ति, सैन्य डरा के धमका के मार के, है ना, इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके, अभी देखिए कितना कर्जदार बना दिया पाकिस्तान को। श्रीलंका से तो उसका हम्बन टोटा बंदरगाह भी चला गया, चाइना की पॉलिसी, ठीक है, वो हार्ड पावर है उसकी। इतना कर्ज बांटे पड़ा है हर जगह पे, सबको कर्ज दिया हुआ, उसे पता है इस कर्ज का बेनिफिट कैसे उठाना है। तो इसका तरीका ये है, भारत ये तरीका नहीं अपनाता, भारत अपने कल्चर को, और ये सही भी है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है हम, बिल्कुल। ये विचारधारा ना कभी ठीक थी ना ठीक रहेगी। आगे यदि हम बात करते हैं कि चाइना के साथ और क्या क्या इशू हैं, तो चाइना में और आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आप पाएंगे कि हम पंचशील समझौते की बात करते हैं। पंचशील समझौते में एक बहुत बड़ा छद्म किया गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, मैं आपसे चर्चा करूंगा इस बारे में, है ना। ये जो 5 सिद्धांत थे, इन 5 सिद्धांतों में चाइना ने कैसे अपनी बात मनवाई और नेहरू उसमें उसकी कूटनीतिक कह सकते हैं, सुनने में तो बड़े आदर्शवादी लगेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं की अखंडता रखेंगे, है ना, एक दूसरों की सीमाओं का सम्मान करेंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, सुनने में तो पंचशील सिद्धांत ऐसा लगता है अरे वाह वाह वाह। लेकिन चाइना ने जो उसके पीछे कूटनीति के लिए वो नहीं समझ पाए नेहरू, और उसका परिणाम 1962 का युद्ध उन्हें देखना पड़ा, ठीक है। हम गुट निरपेक्ष रहे, हमने कहा कि नहीं, हम ना तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा विश्व 2 खेमों में बटा, कोल्ड वार जिसे कहते हैं, पहला खेमा था अमेरिका के संग में और दूसरा खेमा था, ये पूरा विचारधारात्मक संघर्ष था पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद के खिलाफ। दूसरा खेमा कहाँ चला गया, यूएसएसआर, सोवियत संघ के संग में। भारत ने कहा नहीं, हम ना तो तुम्हारे संग में ना तो तुम्हारे संग में, हम एक नए संघ का निर्माण कर रहे हैं। और चीन को ये बात पची नहीं, चीन को लगा कि अरे ये तीसरे विश्व का नेतृत्व तो ये कर रहा है, भारत कर रहा है। तो चीन इस बात को, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, चीन को एक खटकने लगा कि भारत कैसे लीडर बन के उभर सकता है, एशिया की पावर तो मुझे अकेले रहना है। तो पंचशील समझौता ये सब छद्म था, यह भी आपको समझ में आएगा, मैं आगे अभी धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा आपको चीज़ों को लेकर के। अब आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा भारत की विदेश नीति समझाना चाहता हूं, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अंग्रेज कितने दूरदर्शी थे, किस तरीके से उन्होंने भारत को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, भारत की विदेश नीति, और कहाँ पे हम गड़बड़ हो गए, कहाँ पे हमसे गलती हो गई। मैं थोड़ा सा अंग्रेजों के, ब्रिटिश भारत की जो विदेश नीति थी, ब्रिटिश भारत की विदेश नीति कितने दूरदर्शी थी, और कैसे ब्रिटिश अंग्रेजों से, रसिया से, हर जगह से बचे रहे, ठीक है। चलो मैं एक आपको यहाँ पर क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। अंग्रेजों की जो ब्रिटिश नीति है, पहले एक बार इससे समझते हैं, ब्रिटिश भारत की विदेश नीति, ब्रिटिश भारत की विदेश नीति, विदेश नीति, अंग्रेजों की विदेश नीति बहुत सुपर डुपर, ऐसे नहीं उन्होंने पूरे विश्व में राज किया, बहुत दिमाग लगा करके राज किया। आपका ये भारत था। अब चूंकि आपको पता होगा, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1776 में अमेरिका उनके हाथ से निकल गया, है ना, और इसके बाद वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आपने देखा होगा जब भारत को भी जीता उन्होंने, तो पहले बंगाल वाले हिस्से को जीता, इसके बाद उन्होंने बफर स्टेट बना के रखे, अवध से सहायक संधि करके रखी, है ना, तो आसपास, क्योंकि उस समय पेशवा एक बड़ी शक्ति के तौर पे थे। ऐसे ही अंग्रेज नहीं चाहते थे, ब्रिटिश महारानी नहीं चाहती थी कि भारत उनके हाथ से चला जाए, क्योंकि एक भारत उनके लिए अमेरिका के बाद एक ऐसी ही अर्थव्यवस्था थी जिससे वो अधिकतम अपना व्यापार कर सकते थे और बड़े स्तर पर अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने, जैसे कि पूरा का पूरा लॉर्ड ऑकलैंड से लेकर के पूरी की पूरी नीति जो आप देखने को मिलेगी आपकी, लॉर्ड ऑकलैंड से लेकर के लॉर्ड लिटन तक की नीति, ये पूरा का पूरा नीति आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने प्रोटेक्टिव स्टेट बनाए, बफर जोन बनाए। कैसे बफर जोन क्रिएट किए, जैसे कि आप देखेंगे ये भारत है, यहाँ पे अफगानिस्तान था, भारत के ऊपर ये पीओके वाले ऊपर हिस्से में, यहीं पर आपका ईरान वाला हिस्सा था। पहले तो पाकिस्तान जैसा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है, ठीक है, ईरान है, ठीक है, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये पामीर वाला क्षेत्र है ना, और इसी से जुड़ा हुआ तिब्बत का पठार है, पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है। बहुत दिमाग से तिब्बत वाला, क्योंकि इनको भारत के लिए खतरा कौन दिख रहा था, रूस, रसिया, यहाँ पे रूस था और यहाँ पे चीन था,
यहाँ पे चीन था, ये भी कम्युनिस्ट विचारधारा से, माओत्सो जैसे यहाँ पे लीडर हैं, और ऐसी कंडीशन में नहीं चाहता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, यहीं पर नेपाल है, नेपाल, यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये आपका 1975 में बना है ना। इसके बाद आपका नेपाल, सिक्किम, यहाँ पे भूटान है, भूटान है, यहाँ पे वर्मा है। तो आप देख रहे हैं कैसे करके इन्होंने पूरी सभी से संधियां की, पहले युद्ध की, क्योंकि इनको पता था कि हम यदि रसिया बॉर्डर टच किया भारत की, तो रसिया भी चूंकि साम्राज्यवादी है और किसी भी तरीके से ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा रखता है और ऐसे में भारत में प्रवेश कर जाएगा। और इन आशंकाओं से तो इन्होंने अपने बफर जोन बना के रखे। अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के तौर पे था, एक शक्तिशाली देश रसिया ही था जो ब्रिटिश को कभी भी किसी भी तरीके से विचारधारात्मक तरीके से भी और सैन्य शक्ति के तौर पे भी प्रवेश कर सकता था। तो रूस को बीच में एक आंग अफगान युद्ध भी हुए और फाइनली एक इन्होंने यहाँ पे डूरंड रेखा बना के रखी, डूरंड रेखा है ना, डूरंड रेखा आपने देखा होगा है ना। भारत अब तो भारत पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है और उनके बीच में भी विवाद रहता है, तो अंग्रेजों ने ही डूरंड रेखा बनाई, भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले थी, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तिब्बत वाले क्षेत्र से आपको याद ही होगा, तिब्बत से भी इन्होंने क्या किया, तिब्बत से भी इन्होंने दिमाग लगाया और तिब्बत से भी इन्होंने मैक-मोहन रेखा, आज जो यही विवादित है, अरुणाचल प्रदेश वाला जितना हिस्सा था इसे मैक-मोहन रेखा, हेनरी मैक-मोहन थे, और एक इन्होंने ये इससे भी समझौता कर रखा था और इसे भी एक बफर स्टेट के तौर पे रखा था। नेपाल से भी इन्होंने समझौता कर रखा था, संगौली की संधि आपको याद होगा। आज नेपाल का भी मुद्दा बड़ा चरम पे है, आप देखते ना, लिपू पे एक दर्रा है आपका, और काला पानी वाला है, जितने भी एरिया हैं कभी चर्चा करेंगे, मैं नेपाल की कहानी भी आपको सुनाऊंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो संगौली की संधि के परिणाम स्वरूप इसका भी भविष्य बहुत अच्छा नहीं था। सिक्किम से भी इन्होंने जो है संधि कर रखी थी, भूटान से भी कर रखी थी, बर्मा से आंग्ल वर्मा युद्ध, और बाद में बर्मा को जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे मनाई भारत के तहत सम्मिलित ही कर लिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इन्होंने एक पूरी बॉर्डर खींच रखी थी, एक बफर स्टेट, पूरा एक रिंग बना रखा था इन्होंने, ताकि भारत पे न रसिया प्रवेश कर पाए न चाइना। बाकी नौसेना तो इनकी बहुत मजबूत थी, नीचे तो समुद्र था, सागर था, तो यहाँ पे हरमुज जल संधि है, हरमुज जल संधि पर एक विशाल नौसेना लगा के रखते थे। दूसरा मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि जो आपकी वहां पर विशाल नौसेना होती थी, तो भारत को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखे। हमने क्या गलती की, अभी आप देख रहे हैं नेपाल को आप लोग हल्के में समझ लेते हो कि नेपाल बड़ा कमजोर, नहीं भाई, हमारे लिए बफर स्टेट का काम कर रहा है, इसीलिए नेपाल को अपने पक्ष में रखना जरूरी है। सिक्किम को तो हमने मिला ही लिया, और सिक्किम के आ जाने के कारण से सीधा चाइना के बॉर्डर हमारी लगनी चालू हो गई है ना। डोकलाम वाला मामला आपने चुंबी घाटी का पूरा सुना ही था, मैं भी चर्चा करूंगा, थोड़ा डोकलाम दिखाऊंगा अभी आपको, डोकलाम प्लेट्यू। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन क्षेत्र था जिसमें भारत, भूटान और चीन तीनों आपस में आकर के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2017 में चीन के द्वारा अवैध गतिविधियां, सड़क निर्माण, कंस्ट्रक्शन का कार्य करना प्रारंभ किया गया और भारत जाकर के खड़ा हो गया, और भारत ने इसमें पीछे नहीं हटना पड़ा चीन को, क्योंकि चीन को पता है कि भारत इस समय एक सशक्त देश के तौर पे है, ठीक है। लेकिन 1962 में नहीं थे, मैं 1962 में हमेशा कहता हूँ अच्छा खासा कूटे गए थे, हमारे जो नीति नियंता थे उन्होंने झोंक दिया सेना को। उनको कभी भी आक्रामक रुख तब तक नहीं अपनाना चाहिए। अभी भी देखो, अभी भी चीन की पावर बहुत ज़्यादा है, मैं कभी आपको चीन की पावर बताऊँ तो चीन के पास एक अच्छी स्किल्ड, मैं नहीं कह रहा कि हमारे देश में भी सेनाएं सब कुछ है, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कभी युद्ध होता है तो भी चीन भारी रह सकता है हमसे हर चीज़ में, अस्त्र से लेकर इकोनॉमी। आज उसके पास फॉरेक्स रिजर्व इतनी बड़ी संख्या में 3000 बिलियन है ना डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, 400 बिलियन डॉलर का हमारे पास है। 5 साल तक अपने देश की जनता को बैठाकर खिला सकता है चीन। आप कोविड-19 में सब कह रहे हैं ना कि हम उसका माल का बहिष्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसने इतनी व्यवस्था बना रखी है, विश्व में सबसे ज़्यादा है, गोल्ड रिजर्व उसके पास सबसे ज़्यादा है और फॉरेक्स रिजर्व उसके पास सबसे ज़्यादा है। भारत के साथ यदि कभी भी कोई बात हुई ना तो हम 2-3 महीने में हमारा सारा ख़त्म नहीं हो पाएगा हमसे। तो अभी बहुत मामलों में हमसे आगे है वो, और हमें विश्व का एक डेवलपमेंट, हमारे देश के अलग अन्य मुद्दे हैं। युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, कोशिश यही करनी कूटनीति के माध्यम से चीज़ें सुलझ जाए। डोकलाम को कूटनीति के माध्यम से हमने सुलझाया,
ये अस्काई चीन वाला मामला है, इसको भी हम कूटनीति के मामले से ही सुलझाएंगे। 1962 में भी यदि हम कूटनीति के मामले से सुलझाते तो शायद, अभी देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी ये होता है कि यदि कोई हिंसा, कोई मुठभेड़ हो गई, चाइना आ गया, तो भारत के सैनिक भी टेंट लगा के वहां पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, भैया इससे आगे तो नहीं बढ़ने देंगे, फिर जो होना होगा देख लिया जाएगा। तो हम डिफेंसिव रहते हैं, हम डायरेक्टली अटैक नहीं करते, फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं हमारी, हम डिफेंसिव होकर के बस रक्षात्मक तरीके से भाई इससे आगे नहीं जाने देंगे, है ना। और धीरे से फिर डिप्लोमेसी के माध्यम से मामले को सुलझा लिया जाता है। और फाइनली चीन को पता है कि इंडिया इस समय सॉफ्ट पावर के तौर पे विश्व की क्या उसकी एक छवि है। चीन से तो बहुत उच्च स्तर पे हमारी छवि विभिन्न देशों तक के समक्ष है, और खासकर अमेरिका और यूरोप के देश। तो चीन इस बात को समझता है कि भारत किस स्तर पे आज अपनी एक पहचान बना चुका है। तो 1962 में नेहरू की अदूरदर्शिता कहें या उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी अदूरता रहे कि बिना तैयारी के अब आप हैं, आप दौड़ नहीं पाते, मान लीजिए पैर से लंगड़े हैं और कुत्ता है, कोई पागल कुत्ता है, उसको बार बार छेड़ रहे हैं, तो क्या करेगा, वो काटेगा, भाग पाते नहीं है। कल के दिन आप या तो छेड़िए मत। तो आपको पता है कि भैया सैन्य पावर है नहीं, कोई तैयारी है नहीं, इससे पहले कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की नहीं गई, आपने क्या किया, उन्होंने अटैक किया, आपने भी कर दिया। तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा बुद्धिमान, युद्ध कई मोर्चों में लड़ा जाता है, युद्ध की सिर्फ ये तरीका नहीं होता। आप लोग भी अभी सोचते हो ना, अरे सर्जिकल स्ट्राइक करा दो, जैसे पाकिस्तान में घुस गए थे चारे, ऐसे नहीं करते। पाकिस्तान की परिस्थिति अलग है, चीन की परिस्थिति को अलग करके देखना पड़ेगा। यदि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने लग जाए तब तो फिर कली बंटादार हो जाए देश का, है ना। ऐसे तो बातें नहीं होती ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इतने बड़े स्तर का, अब देखिए अफगानिस्तान तो चलिए एक नया देश ही बन गया, है ना, नया देश बन गया, प्रयास हमारा इससे अच्छे संबंध हमारे बने रहे। तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया, 1950 में ही तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया था। हमारी सबसे बड़ी भूल रही कि हम इस पूरे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाए। तिब्बत के मुद्दे का ना हम अंतर्राष्ट्रीयकरण कर पाए, है ना, जरूर शरण दी वो सब कुछ, वो भी उस पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन फाइनली आज जो है हमने स्वीकार भी लिया वन चाइना टू कंट्री सिस्टम। एक चाइना एक अलग स्टेटस देता है, कुछ अपने क्षेत्रों को ऑटोनोमस स्टेटस देता है, जैसे कि तिब्बत हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, अभी ताइवान का पूरा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं पे तिब्बत वाले मुद्दे का ना तो हम अंतर्राष्ट्रीयकरण कर पाए और ना ही हमने तिब्बत वाले क्षेत्र को चाइना से पृथक माना, हमने तो तुरंत एक्सेप्ट होगा। और चाइना ने शुरुआती दोस्ती इसीलिए की थी क्योंकि उसको पहले अपना एक विश्वास जमाना था और भारत जैसा देश उसे मिल रहा था जिसके पास गुट निरपेक्ष आंदोलन की लीडरशिप थी, है ना। आपको मैं बताऊंगा 1955 के वाडुंग सम्मेलन में ये जो आपके उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे चांग काई शेक पीछे पीछे घूम रहे थे, किसके, नेहरू के। किस लिए, हमारी पहचान करा दो, हमें बता दो हम कौन है, क्योंकि साम्यवादी सरकार को इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो भारत ने जो चीन के साथ किया है, चीन ने भारत के साथ क्या किया है, यदि इसका सही विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन हमेशा वफादार कभी नहीं रहा है। तो इन्होंने हरमुज, मलक्का, तो नीचे से भी इन्होंने पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया और ऊपर से तो प्रोटेक्ट थी ही पूरी कहानी, है ना। ऊपर से पूरा का पूरा रिंग फेंस की पॉलिसी अपना करके चल रहे थे। तो ये एक पूरी की पूरी कहानी थी। तो इसको कहते हैं पश्चिम से पूर्व की रिंग की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया। ठीक, ये देखो अब आप कहोगे अंग्रेज ऐसे थोड़ा ना थे, बहुत समझदार थे और हमने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब इसीलिए हम नेपाल को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखते हैं ताकि एक बफर जोन बना रहे, क्योंकि चीन है एक प्रतिस्पर्धी के तौर पे, सिक्किम अब तो हमारा ही हिस्सा है, भूटान को हम कॉन्फिडेंस में रखते हैं हमेशा, बर्मा को भी कॉन्फिडेंस में रखते हैं। अपने पड़ोसी देशों को इसीलिए कॉन्फिडेंस में रखना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और खासकर जो बफर जोन के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें मैं बताता हूँ। ये तो बात रही कि ब्रिटिश विदेश नीति, और यही विदेश नीति को फिर आज़ादी के बाद भी प्रयास किया जाता है। तो आज़ादी के बाद जो पूरा का पूरा हमारी विदेश नीति रही, हम आज़ाद हो गए, उधर चीन भी आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद की विदेश नीति, है ना। देखो पंडित नेहरू के पास ही विदेश मंत्रालय था और एक चीज़ ये बात तो तय है कि पंडित नेहरू एक बहुत दूरदर्शी विदेश नीतिज्ञ, तो अभी यदि आप उनको अभी के तराजू पे तौलेंगे, आज जो है विश्लेषण करने बैठेंगे तो आप नहीं पाएंगे कि वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार थे, कूटनीति के जानकार थे, क्योंकि बहुत सारे मामलों में वो आदर्शवाद पे ही रह गए और आदर्शवाद से उन्होंने पीठ में खंजर पाया।
कई जगहों पे किया, कौन सी एक जगह की बात करें, लेकिन कई मामलों में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विश्व को कॉन्सेप्ट भी दिए। आज भारत की पूरी सॉफ्ट पावर आप देख रहे हैं ना, ये भी पंडित नेहरू की देन है। शुरुआत से ही गुट निरपेक्षता, पंचशील, एकाक्रामक देश के तौर पे भारत नहीं आगे आया। विभिन्न देशों का आज विश्वास, हमारा एक अलग पहचान है ना, वो इसी कारण है क्योंकि पंडित नेहरू ने उन चीज़ों को विकसित किया। लेकिन कुछ मामलों में वो रह गए, जैसे चीन के मामले में यहाँ पर गड़बड़ हो गई उनसे। तो सबसे पहले पंडित नेहरू जो थे अपने सीमाओं के प्रति अधिक सजग थे, ये बात सही है। उन्हें भी अपने देश से उतना ही लगाव था, वो भी चाहते थे कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अति उत्साहित होने के कारण से रह गए। और इसी कारण से उन्होंने भूटान के साथ, जैसे ही पूरा का पूरा देश आज़ाद हुआ तो भूटान के साथ उन्होंने एक संधि की 1949 पे, बफर स्टेट के तौर पे हमने इस संधि की, और भूटान से कहा कि देखो तुम्हारा थोड़ा सा बौद्ध धर्म, बौद्धिस्ट कंट्री है पूरी तरीके से, तो भूटान से कहा गया कि आप भारत के संरक्षण में आ जाओ, है ना। और भूटान ने इसे स्वीकार भी लिया, क्योंकि नेहरू ने समझाया भी कि देखो साम्यवाद का प्रादुर्भाव हो चुका है और धीरे धीरे वो आपको ख़त्म कर सकता है। चीन तिब्बत तक आ चुका था, 1950 में तिब्बत का अधिग्रहण कर चुका था, तो ऐसी स्थिति में भूटान ने संरक्षक के तौर पर प्रयास कर लिया। ऐसे ही सिक्किम के साथ भी एक संधि हो गई, सिक्किम भी इसके लिए तैयार हो गया। ये भी बाद में तो फिर भारत का हिस्सा, इसमें चोग्याल राजवंश का शासन था, और फिर बाद में रेफरेंडम होता है। चाइना तो अभी शायद 2003 या 4 पे मानना प्रारंभ किया है कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। इसके पहले तो हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाता था कि सिक्किम को भारत ने अवैध कब्जा किया है, लेकिन वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और वहाँ के शासक के खिलाफ लोगों ने भारत से मिलने विलय करने के लिए, तो 1975 में पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, और बाद में आपका 35वां और 36वां 2 संविधान संशोधन हुए हैं। 36वें के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, 1975 में। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो आपका 1949 में सिक्किम से भी एक समझौता किया, क्योंकि अब हमें बफर स्टेट बनाने थे। नेपाल को भी किसी तरीके से मनाया गया, उसको भी बताया गया कि देखो तिब्बत तक आ चुका है ना, तिब्बत तक आ चुका है, और ऐसी स्थिति में अब आपको भारत के साथ जुड़ जाना चाहिए जितनी जल्दी हो, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से तो भारतीयों का प्रभाव भी था। तो नेपाल फाइनली, ये भी 1950 में एक समझौता इसके साथ भी होता है, ये भी शांति समझौता है ना। तो एक समझौता 1950 में, तो प्रयास प्रारंभ कर दिए। पंडित नेहरू ने भी भूटान को एक बफर स्टेट क्रिएट कर दिया, सिक्किम को भी, नेपाल को भी, क्योंकि ज़रूरी था। लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं पे तिब्बत हमारे हाथ से निकल गया। अन्य पड़ोसियों के साथ भी प्रयास किया, जैसे म्यांमार में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पर सैन्य शासन आ गया, और चूंकि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, जुंटा शासन या सैन्य शासन को हम इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में म्यांमार से तो थोड़ा समय तक के लिए अलग थलग रहा मामला, लेकिन बाद में अब जब लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट ये सब पॉलिसी आई हैं, इसके बाद से म्यांमार तो प्रवेश द्वार के तौर पे ही है और प्रमुख देश के तौर पे हम इसको लेके चलते हैं। तो जब ये ब्रिटिश प्रभाव से भारत भी मुक्त हुआ, ये देश भी मुक्त हुए, तो ऐसी स्थिति में ये किसी भी ग्रुप में जा सकते थे। हो सकता है कि ये शीत युद्ध में चले जाते, अमेरिका के ग्रुप में चले जाते, या फिर यूएसएसआर के ग्रुप में चले जाते। ऐसी स्थिति में भारत को ज़रूरी था कि पहले अपने पड़ोस को कॉन्फिडेंस में लेकर के आए, और भारत ने फाइनली इस चीज़ पे सफलता प्राप्त की। अब लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, चीन को लेकर के जो पूरी की पूरी हमारी पॉलिसी है, चीन को लेकर के जो हमारा पूरा विदेश नीति थी, यहाँ पर हमारी विदेश नीति आदर्शवाद, नेहरू के आदर्शवाद से प्रेरित थी। नेहरू को लग रहा था कि चीन और भारत, 2 बड़ी शक्तियां एक साथ यदि आकर खड़ी हो गई तो ये भी जाकर के एशिया की बात पूरे विश्व में सुनी जाएगी। चीन और भारत दोनों एक साथ आ जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि चीन के मन में कुटिलता चल रही है। चीन अकेले ही सब कुछ बनना चाहता है। वो भारत को फूटे आंखी भारत उसे नहीं सुहाता है। उसे ये लगता है कि आने वाले समय में मैं जो है अग्रणी देश बन के आके खड़ा हो जाऊंगा और भारत को पीछे से मार दूंगा। और वो किया ही उसने आगे चल के। तो शुरुआत वही किया गया कि फिर से नेहरू चाहते थे कि फिर से चीन और ये एक साथ आ जाएं और 17वीं सदी में जैसे हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 18वीं सदी में एक बड़ी अर्थव्यवस्था थे, वैसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे विकसित हो जाएं और हमसे मदद मांगने आए यूरोप और अमेरिका। देखो कितनी बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। संगठन में शक्ति ये दुनिया भर का। अब चूंकि चीन हमारा पड़ोस था तो सोच तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन गड़बड़ हो गई यहीं पर मामला। दूसरा
नेहरू ये भी सोच रहे थे कि एक मामला तो ये था ही, नेहरू ये सोच रहे थे कि जैसे दो गुट है, एक यूएसए के उसमें बना, शीत युद्ध में दो गुट बने थे, दूसरा यूएसएसआर सोवियत संघ का एक गुट बना था। तो नेहरू ये चाहते थे कि यदि मैं गुट निरपेक्ष, नैम की नीति आई है, नैम कोई गुट नहीं था लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो गुट था भी, नॉन अलाइनमेंट, न जो इस गुट में नहीं है, जो इस गुट में नहीं है वो तीसरे गुट नैम में सम्मिलित हो गया। तो नेहरू को लगता था कि यदि चीन चला गया इन दोनों में से किसी भी गुट में तो मामला पूरा असंतुलित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत और चीन एक साथ रहेंगे तो हम संतुलन बना के रख पाएंगे। तो विदेश नीति में संतुलन का प्रयास भी नेहरू का था और इसलिए नेहरू जो है चीन को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रह पाए। इसके बाद नेहरू ये भी चाहते थे कि 9 स्वतंत्र जितने एशियाई देश हैं या अफ्रीकन देश हैं उनका हम नेतृत्व प्रदान करेंगे, दोनों मिलकर के, चीन और एशिया दोनों, चीन और भारत, और नैम के माध्यम से हम जो है इन जितने भी 9 स्वतंत्र देश हैं जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं वो इस पूरे के पूरे शीत युद्ध में अपने आप को झोंक ना दें। तो ये चीज़ देखना चाहते हैं। दूसरा, नेहरू को इस चीज़ का डर था चूंकि विचारधारात्मक तौर पर चीन और रसिया एक विचारधारा रखते हैं, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे। तो नेहरू को लग रहा था कि चीन कहीं रसिया के प्रभाव में ज़्यादा ना जाए, वैसे भी प्रभाव में था। तो बाद में लेकिन रसिया और चीन के बीच में विवाद होने भी शुरू होते हैं, सीमा विवाद और बहुत सारी चीज़ें। स्टालिन के बाद खुश्रेव जब वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं उसके बाद से जो है माओत्सो को ये लगने लग जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में रसिया में बहुत अच्छा लीडर नहीं है और वो चाहता था कि मैं खुद लीडर बन जाऊं। और फाइनली मैं तो थोड़ा सा सीमा विवाद भी निकल के आता है। और दूसरा, कई मामलों में भारत का साथ भी देता है, रसिया न्यूट्रल बना रहता है ना, यूएसएसआर हमेशा न्यूट्रल बना रहता है और बाद में उसने भारत का साथ भी दिया, भारत को बड़ी मात्रा में अस्त्र भी मुहैया कराए। और 1971 का जो पूरा का पूरा मामला आपको पता ही होगा, भारत बांग्लादेश निर्माण में यूएसएसआर हमारे साथ था, हमने एक संधि भी की थी उनसे। तो 9 स्वतंत्र देशों को लीड करने की भारत की प्लानिंग थी, ये भी चीज़ है। और चीन को सोवियत रूस से पृथक करके एशिया की तरफ मोड़ना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें ये नहीं पता कर पाए, इतनी कूटनीति काम नहीं कर पाई कि चीन के मन में क्या भरा है। वो अपने मन में जहर भरे बैठा था भारत के खिलाफ। चीन को सबसे पहले, चीन की जो पूरी पॉलिसी थी भारत के प्रति, चीन क्या चाहता था, चीन की विदेश नीति भारत के प्रति द्वेषपूर्ण थी, अवसरवादी थी। वो तो सिर्फ अपना काम निकालना चाहता था समकालीन, बस। चीन की विदेश नीति भारत के प्रति उस दौरान नेहरू के टाइम पीरियड पे, पहले तो चीन चूंकि नया नया कम्युनिस्ट कंट्री बना था और चूंकि एक सिविल वार के माध्यम से निकल के आया था, और वहाँ पे आपको पता होगा कि जब पूरा माओ त्से तुंग ने चीनी साम्यवादी क्रांति की तो उसके बाद चांग काई शेक ये उस समय तत्कालीन शासक थे और ये भाग करके ताइवान चले जाते हैं। तो कई समय तक जो है ताइवान वाले हिस्से में तभी आप देखते हैं ना, जो पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन का मुद्दा है, सुरक्षा परिषद का मामला है, बहुत समय तक 1971 में जाकर के चाइना को जो है स्वीकार किया गया सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। क्योंकि अमेरिका हर बार कहता था कि जो वास्तविक चीन है वो कौन सा है, ताइवान है कि चीनी गणतंत्र है। इस चीज़ को लेकर लंबा विवाद चला है ना। लेकिन भारत, चूँकि नेहरू थे और नेहरू इस चीज़ पे इतना ज़्यादा उनको लगता था, तो चीन शुरुआत में चाहता था सहयोग, उसे सहयोग भारत से ही तत्कालिक तौर पे मिल सकता था। क्यों? नेहरू का उत्साह देख रहे थे वो। तो पहला उन्हें सहयोग चाहिए था ताइवान के मुद्दे पे, कि ताइवान को असली चीन ना माना जाए, पहला असली चीन क्या है ये है। और इसी चीन के अंतर्गत ही 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम में ताइवान को उसने स्टेटस दे दिया। भारत ने तुरंत अप्रूव्ड कर दिया, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सहयोग दे दिया भारत ने। दूसरा, यूनाइटेड नेशन का जो मैंने आपको मुद्दा बताया कि काफ़ी समय तक अमेरिका चीन को, क्योंकि पूरा का पूरा विचारधारा का मामला था ना, अमेरिका तो पूंजीवादी देश था, चीन साम्यवादी देश था और एक अच्छी परिस्थिति रखता था। तो यूनाइटेड नेशन में चीन को जो सदस्यता की बात है, उस सदस्यता के मुद्दे पे क्या किया गया, चीन ने जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मामला क्रिएट कर दिया। इस समय आइजनहावर थे मेरे ख्याल से, हाँ इस समय आइजनहावर थे। 1959 की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो नेहरू से कहते एक संवाद भी हुआ था आइजनहावर से, कि आइजनहावर ने कहा था कि क्यों चीन के मामले पे आप लगातार, क्योंकि चीन अमेरिका जो है ताइवान को ज़्यादा सहयोग कर रहा था, ठीक, क्योंकि ये कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी, ये पूंजीवादी सरकार थी, कोल्ड वार का पूरा मामला था। भारत इसको, चीनी गणतंत्र को सहयोग कर रहा था। तो कहते हैं कि एक बार पंडित नेहरू से बात हुई भी थी
अभी ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, लेकिन ऐसा प्रसंग कई जगह मिलता है कि बात हुई भी थी कि आप चाहें तो यूनाइटेड नेशन पे हम आपको दर्जा दे सकते हैं यदि आप ये राग अलापना बंद कर दें। लेकिन नेहरू का आदर्शवाद, नेहरू कहते नहीं नहीं ये गलत है ना, किसको मिलना चाहिए, चीन को ही मिलना चाहिए उसका दर्जा। तो हम चीन का सहयोग कर रहे थे, वो ताइवान का कर रहे थे। और भारत चूंकि उस समय नैम का लीडर था गुट निरपेक्षता का, तो हम अमेरिका को हम खुद नहीं जो है कभी सहयोग करना चाहते थे। अमेरिका के साथ हमारा कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं था। हम चाहते थे कि हमारी ये पॉलिसी अलग हो, अलग तरीके से लेकर के चलें। तो यूनाइटेड नेशन में सहयोग का मामला था, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में सहयोग का मामला था। इसके अलावा एशियाई अफ्रीकी देशों में साम्यवादी चीनी को पहचान देने की बात है। जो एशिया के देश थे, बहुत सारे एशिया के देश थे और बहुत सारे अफ्रीका के देश थे, इन सभी देशों में एक बड़ी पहचान कौन चाहता था, चीन। चीन चाहता था कि मुझे एक बड़ी पहचान मिले, और बड़ी पहचान कहाँ से मिलेगी, भारत यदि वो पहचान करवा देगा। तो एक ये भी मामला था इस मुद्दे को लेकर के भी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं। एक मामला और भी है यहाँ पे, एक मामला था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को विफल करना चाहता था नैम को, क्योंकि उसको लग रहा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो लीडर है वो भारत कैसे हो सकता है, इतने सारी बड़ी 129 देश थे, बहुत बड़ी बात होती है। उस समय जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे सभी इसमें सम्मिलित हो रहे थे, क्योंकि बाडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था और उसमें 129 देश सदस्य। तो नैम के लीडरशिप को विफल करना चाहता था, भारत को तीसरे विश्व का समर्थक नहीं देखना चाहता था, और इस बात को नेहरू समझ नहीं पाए। इसके बाद वो चाहता था कि जितने भी देश स्वतंत्र हुए हैं, जितने भी देश स्वतंत्र हुए हैं और जो नैम के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सारे कम्युनिस्ट हो जाएं, सारे मार्क्सवादी हो जाए, यानी मेरी विचार, ये कौन चाहता था, चीन, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हो जाए। चूंकि उसी समय नया नया मार्क्सवाद आया भी था, तो सारे देश इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और भारत ने क्या किया, एक नया प्रयोग कर दिया उसी दौरान। भारत ने नया प्रयोग क्या किया, भारत ने इकोनॉमी के एक नए ढांचे को दे दिया। नया ढांचा क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। अब चूंकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दे दिया, तो चाइना को लगता था कि भारत जो है उसके रास्ते पे एक रोड़ा बन जाएगा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार में, तो इसलिए इसको भी रोड़े के तौर पे हटाना चाहता था भारत को, ठीक है। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पे उसकी पूरी की पूरी कुटिल चाल थी, और शुरुआत में इसी कुटिल चाल के उसमें उसने जो है ये सारे कार्य करवाए। जैसे भारत के साथ सहयोगी बना रहा, जो हिंदी चीनी भाई भाई का ये पूरा नारा था, ये पूरा नारा अपने आप में भ्रमपूर्ण था, इसने भारतीयों को भ्रम में रखा। हम चूंकि थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, आदर्शवादी होते हैं, कोई 2 शब्द प्यार से बोल दे हम पूरा अपना सर कलम करने को तैयार हो जाते हैं। तो वही था हिंदी चीनी का भाई, ये पूरा का पूरा उसने द्वेषपूर्ण तरीके से दिया, और इसी का इसने फायदा भी उठाया बड़े स्तर पे। पंचशील समझौते के आड़ में बहुत बड़ी घटना घटी, समझिएगा इसको क्या हुआ। अब देखो बहुत सारे विवाद थे। एक विवाद था आपका मैक-मोहन रेखा। आपने जैसे कि देखा उस समय ब्रिटेन ने पूरा का पूरा रसिया से अपने आप को बचाव के लिए अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना के रखा, उसने तिब्बत को बफर स्टेट बना के रखा, उसने नेपाल को, भूटान को, बर्मा को, सबको बफर स्टेट बना के रखा, है ना। तो मैक-मोहन रेखा वही है, हेनरी मैक-मोहन 1914 में खींची गए। मैक-मोहन रेखा ये आपकी 1914 में खींची गई, 1914 में। अब इसमें पक्षकार कौन कौन था, तिब्बत और ब्रिटिश भारत, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के 2 पक्षकार थे इसके बस। चीन भी था इसमें सम्मिलित, लेकिन चीन ने किस तरह से साइन नहीं किया। पंचशील समझौता जब हुआ, मैं आपको थोड़ा सा यही समझा रहा था, ये 1954 में होता है पंचशील समझौता, और 5 आधारभूत सिद्धांत अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब पंचशील समझौता हुआ, देखो इससे पहले चीन ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया है, तिब्बत वाले हिस्से को 1950 में इसने कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया पूरे हिस्से को, उसमें सैन्य अतिक्रमण करके उस पूरे क्षेत्र को अपने आप मिला लिया। और भारत ने इसको अप्रूव्ड भी कर दिया कि तिब्बत चाइना का ही 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के अंतर्गत हिस्सा है, ठीक। अब जब पंचशील समझौता हुआ तो भारत को चाहिए था, चूंकि इसमें बात लिखी हुई थी कि हम एक दूसरे की सीमाओं की
अखंडता को, उसकी सीमाओं की पवित्रता को बना के रखेंगे, है ना। हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के मामले में, हम संप्रभुता को बरकरार रखेंगे। तो भारत को ये मैकमोहन रेखा वाला जो पूरा का पूरा मामला था इसे यहीं पे सुलटवा लेना चाहिए था, है ना। नहीं किया। नेहरू इतने अदूरदर्शी इस मामले में रह गए कि नेहरू ने इस मामले की बात ही नहीं की। और कहीं ना कहीं पे चाइना ने यह चीज स्वीकार करा ली भारत से कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, ये बात स्वीकार हो गई। तिब्बत को स्वीकार हमने करा लिया, लेकिन जो हमारा मामला था मैकमोहन रेखा का, उसको हमने स्वीकार नहीं कराया। आज भी मैकमोहन रेखा को चाइना नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को, कश्मीर के नागरिकों को आज भी वो नत्थी वीजा देता है, अपने देश का वीजा नहीं देता है। समझ रहे हैं, वो मानता ही नहीं कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला पूरा तिब्बत का हिस्सा मानता है ना। अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। और आपको पता ही होगा चाइना लगातार नज़दीक आता जा रहा है। वो चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट को किसी तरीके से भारत से काट दिया जाए। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी मानचित्र में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही आपका ये पूरा का पूरा जो चुम्बी घाटी है ना, सिक्किम, इधर भूटान है, यहीं पे डोकलाम विवाद हुआ था। तो ये सिर्फ 34 किलोमीटर का गलियारा है और इसी से हमारी मूवमेंट है, नॉर्थ ईस्ट इसी से जुड़ता है। कल के दिन काट दे, वो चाहता है जितना नज़दीक आके इसी को बस कट करना है। यदि भारत से कोई बात करनी है 34 किलोमीटर इससे को ब्लॉक कर दे, नॉर्थ ईस्ट हमसे पृथक हो जाएगा। अब उस स्थिति में संपर्क बनाने के लिए आप करोगे क्या? दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप बांग्लादेश से रास्ता मांगोगे। बांग्लादेश की सरकार, कभी जिया खालदा की वो सरकार आती है, वो भारत विरोधी है। शेख हसीना की सरकार आ गई तो थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है, लेकिन कब तक रहेगी क्या पता। हम किसी के दूसरे, इतना बड़ा देश दूसरे के भाग्य भरोसे थोड़ ना रह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जल मार्ग अपनाओ, बंगाल की खाड़ी से सितवे पोर्ट जाओ म्यांमार के, फिर वहाँ से जाओ तो दूरी भी बढ़ गई और मामला भी बहुत दुर्गम हो गया। तो ऐसे नहीं होगा, उसमें भी एक दूसरे देश का इन्वॉल्वेशन, तो ऐसे नहीं होगा। मान लो म्यांमार से संबंध अच्छे नहीं हुए कोई अन्य कारण से, या चीन के प्रभाव में आ गया, तो हमको जो है चीन बफर स्टेट बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात थी। और यदि हम उसी दौरान मैकमोहन रेखा को स्वीकार कर लेते, यदि मैकमोहन रेखा को चाइना स्वीकार नहीं करता तो हम तिब्बत को भी स्वीकार नहीं करते, तो निश्चित तौर पर पंचशील समझौता या तो नहीं होता, और होता भी तो ये पूरा का पूरा छद्म नहीं होता जो हमारे साथ रचा गया। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बाद जो है आगे और बहुत सारे मामले हैं। चीन बहुत महत्वाकांक्षी देश है। चीन की महत्वाकांक्षा फिर से वही है, मैंने जैसा कि बताया कि अपनी संस्कृति को लेकर के उसके अंदर एक गर्व है, और वो अपने आप को मानते हैं कि वो वहाँ के शासक, वहाँ की सत्ता सब ईश्वर की देन है। तो कहीं ना कहीं पे उसकी महत्वाकांक्षा है कि विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति हो, एक बड़ी शक्ति बन करके उभरे, और उसी को लेकर उसने कोविड-19 और पूरा का पूरा जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया है, सब उसी की देन है। देखिएगा आने वाले समय पे जब पूरा का पूरा, और जो चीन में वहाँ के शासकों के द्वारा जो डिक्टेटरशिप है, वहाँ की एक खबर बाहर नहीं निकल पाती है। वो खबर क्यों नहीं निकल पाती है? कारण यही है, हमारे भारत में छोटी सी घटना हो जाए, देखिए तुरंत खबर, अखबार, न्यूज़पेपर सब कुछ, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता भी चीज़ों का विरोध करती है। चाइना एक अच्छा देश नहीं है, तो पहले आर्थिक तौर पर निवेश कर रहा है, विभिन्न देशों में लगातार निवेश कर रहा है, देशों को कर्जा बांट रहा है, आर्थिक तौर पे मतलब अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी दूसरे देशों को आश्रित कर दे रहा है उनमें, इसमें उसका भी नुकसान है। लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे, कहीं ना कहीं से वो फिर से उसी कंडीशन में पहुंच रहा है जैसे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा पूरी पॉलिसी खेली गई थी। तो उसकी महत्वाकांक्षा यही है कि किसी न किसी, चाहे स्टिंग ऑफ पल्स की बात हो, चाहे वो BIR की बात हो, चाहे वो जिस भी तरीके से हो सके, BRI, OBR, CECP, विभिन्न तरीकों से वो विभिन्न देशों के साथ जुड़ता जा रहा है, उसमें भारत को महत्वपूर्ण रख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पहली जो गड़बड़ी हो गई, ये वाली गड़बड़ी हो गई कि हमने जो है, जो मैकमोहन रेखा रही, इस मैकमोहन रेखा को हमने तिब्बत को बफर क्षेत्र के तौर पे नहीं रखा, हमने इसको चाइना का हिस्सा स्वीकार कर लिया। यदि हम स्वीकार भी तिब्बत को करते तो मैकमोहन रेखा को मनवा लेते। अब चाइना क्या गेम खेलता है, वो कहता है मैं मैकमोहन रेखा को तो मान लूंगा, लेकिन आप स्काई चीन को पूरा मेरा हिस्सा मान लो, वो मुझे पूरा दे दो, नॉर्थ वेस्ट वो मुझे दे दो। तो भारत क्या मानेगा? भारत आज भी उसे अवैध कब्जे के तौर पे मानता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेहरू की सबसे बड़ी दूसरी गलती ये रही कि जब 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जा हुआ, उसके पश्चात से मैकमोहन लाइन जो थी वो पूरी तरीके से असुरक्षित हो गई।
है ना। 1950 को तिब्बत का जैसे ही कैप्चर हुआ, मैकमोहन लाइन तक चाइना आ गया, प्रवेश कर चुका। अब आज उसी लाइन पे प्रवेश अंदर करता, उसको मानता ही नहीं कि है ही मेरी, है ना। तो यदि ये मामला तभी सुलटा लेते तो शायद इतना बड़ा विवाद नहीं रहता और मामला सुलझ जाता। दूसरा, जब तिब्बत को इन्होंने कैप्चर किया तो नेहरू इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में विफल हो गए। किसी ना तो संस्था के पास समझा पाए, यूनाइटेड नेशन उसी समय बना था, वहां पे भी नहीं उठा पाए इस मामले को, और फाइनली इसमें सहयोगी रवैया उनका दिखा। इसके बाद जो है एक गलतफहमी के शिकार थे नेहरू, खुद गलतफहमी के शिकार थे, और नेहरू के जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे बीपी कृष्णन मेनन, ये भी पूरी तरीके से, ये थे तो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये साम्यवादी नज़रिया भी था इनका, और ये गलतफहमी के शिकार थे कि चाइना आक्रमण नहीं करेगा, कुछ भी करेगा लेकिन इतना भरोसा है इसके ऊपर कि कभी आक्रमण नहीं करेगा। और फाइनली एक सबसे बड़ी गलती जो हुई जब चीन ने आक्रमण किया, आक्रमण के कारण कई सारे हैं। एक तो तिब्बत के दलाई लामा को शरण देना, एक और कारण जो मुझे लगता है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम, उस समय हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण और विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। 1957 में ही भाभा बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, और उन्होंने नेहरू से कहा भी था कि हम एक नाभिकीय, क्योंकि हमारे आसपास का पड़ोस अच्छा नहीं, हम विभाजन के दौर से गुजरे हैं, तो आप कहेंगे तो, चूंकि उस समय समस्याएं भी थी, देश में भुखमरी जैसी समस्याएं, विभिन्न समस्याएं थी, तो नेहरू भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का प्रपोजल रखा था कि यदि आप कहें तो मैं भारत में नाभिकीय कार्यक्रम प्रारंभ कर दूं, ऐसा जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा था। लेकिन नेहरू ने कहा नहीं नहीं, हम एक शांतिपूर्ण देश है, निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हम ऐसे क्यों बना सकते हैं। और आज देखिए पोखरण 1 पोखरण 2 सब करना पड़ा। आज जो है आसपास सब परमाणु जो किरा 1964 पे जो है चीन ने भी परमाणु जो है हथियार बना के बैठ गया। लेकिन भारत का परमाणु कार्यक्रम, होमी जहांगीर भाभा की एक अकस्मात डेथ होती है, आपको शायद पता हो, प्लेन में ही ख़त्म हो जाते हैं, और पूरा का पूरा वो मामला मैं कभी आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो बिना सैन्य तैयारी के हमारी एक तो निश्चिंत बैठे रहे कि चाइना कभी आक्रमण करेगा ही नहीं, उसने आक्रमण कर दिया 1962 पे, 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जब तिब्बत को इसने कैप्चर किया 1950 में, तो तिब्बत में लगातार विद्रोह उठने लगे। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। आज भी विद्रोह उठते हैं, आज भी दलाई लामा आपके यहीं धर्मशाला मैक्लोडगंज के पास यहीं रहते हैं, तिब्बत के ही जो धर्म गुरु हैं, जो वहाँ का प्रशासन पूरा संभालते हैं, भारत में ही शरणार्थी के तौर पे हैं। तो इस चीज़ से भी चीन जो है पूरी तरीके से तैयार वो है। लेकिन वहाँ पे लगातार विद्रोह हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, चालू भी हो गए। चूँकि पूरा का पूरा कोल्ड वार का इरा था, तो कोल्ड वार के टाइम पीरियड पे अमेरिका और ब्रिटेन, ये सब देश लग गए वहाँ पे विद्रोह को और भड़काने में। चूँकि चीन एक साम्यवादी कंट्री थी और नहीं चाहते थे कि साम्यवाद का प्रसार हो तिब्बत में। अब भारत साथ देने को तैयार नहीं था, हमारी खुद की पॉलिसी थी, हम यूनाइटेड नेशन का साथ दे नहीं सकते थे। नेहरू चीन को लेकर के बिल्कुल पागल थे कि भाई चीन तो सब कुछ हमारा यार है, मित्र है, कभी हमारे पर हमला नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और जब ये विद्रोह हो रहा था तो चीन को भारत पे ऊपर शक हो रहा था कि शायद भारत फैला रहा है। कर रहे थे अमेरिका, लेकिन चीन को शक भारत के ऊपर हो रहा था, क्योंकि भारत ने उस समय दलाई लामा और इन सबको जो है भारत में शरण दे रखी थी, है ना। और कहीं ना कहीं पे इसी समय जो है चीन ने अपना मानचित्र प्रकाशित किया 1959 में, एक मानचित्र प्रकाशित किया, और उस मानचित्र में उसने अस्काई चीन वाला हिस्सा जो आपका है, अस्काई चीन वाला, मैं चलिए थोड़ा सा आपको मानचित्र दिखा देता हूँ, कुछ मानचित्र आपको दिखाता हूँ, आपको शायद चीज़ें समझ में आ जाए। पहले मैं एक बार अस्काई चीन और ये जो आपका गलवान वैली है, इस वाले हिस्से को बताता हूँ, और फिर मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे हिस्सों पे, शायद आप चीज़ों को समझ पाएँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये लेके चलता हूँ जम्मू कश्मीर का जो पूरा का पूरा मामला है, वहाँ पे चलते हैं हम, जहाँ पे पूरा पूरा अस्काई चीन है। एक बार मानचित्र पे आप देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका है पहले गलवान वैली के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, गलवान वैली है, आपने लगातार देखे होंगे, एक बार मानचित्र इसका खुद से भी देखना चाहिए।
ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पूरी ओपन हुई है गलवान वैली, यही है, यहीं पर ये पूरा मामला है। और 1962 में भी यहाँ पर चाइना ने जो है युद्ध किया था। 1962 में इसको पूरी तरीके से कैप्चर आउट किया गया है। 1962 में ये हमारे हिस्से से चला गया है। ठीक है, तो ये है आपकी गलवान वैली। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो शायद कुछ चीज़ें आपको समझ में आए। यही है पूरा स्काई चीन, जम्मू कश्मीर का जो पूरा हिस्सा है ना। एक तो ये हिस्से पे अभी मौजूदा विवाद है। अब क्या विवाद का कारण है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय चीन के खिलाफ माहौल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चीन के साथ कुछ अच्छा नहीं घट रहा है, चीन की स्थिति इस समय बहुत डावाडोल है। तो एक तो आपका ये पूरा का पूरा ये बर्फीला रेगिस्तान की तरह है गलवान वैली, और ये आपका जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले क्षेत्र में हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो ऐसे में चीन को पच नहीं रहा है। और आप लगातार देखे होंगे हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री लगातार जो है ये बात होती रहती है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। अब चूँकि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा पीओके का है, पीओके से उसकी बहुत सारी चाइना की आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, जहां पे सीसीपी और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के उसके मामले हैं जो कि संचालित होते हैं। तो ऐसी विभिन्न चीज़ें हैं जिनको लेकर के चाइना को ऐसा लगता है कि चाइना इन सब मामलों पे काउंटर कैसे कर पाएगा, और काउंटर करने का तरीका यही है 370 हटा, उसके बाद वो थोड़ा बौखला गया। अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो ये आपका पूरा स्काई चीन वाला मामला है। इसके बाद यहीं पे डोकलाम है, मैं एक बार डोकलाम भी आपको अभी देखता हूँ, डोकलाम प्लेटू अभी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1959 में चीन ने मानचित्र का प्रकाशन किया और स्काई चीन वाले पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने मानचित्र में दिखाना प्रारंभ किया। और जब स्काई चीन वाले क्षेत्र को पूरा अपने क्षेत्र में दिखाना चीन ने प्रारंभ किया तो भारत ने उसका विरोध करना प्रारंभ किया। कई बार जो है चीन ने कहा कि हो सकता कोई गलती हो गई हो, लेकिन फाइनली फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई गलती नहीं हुई, सही मानचित्र है। और ऐसी स्थिति में भारत को लग रहा था कि चीन हमारे ऊपर युद्ध नहीं करेगा, लेकिन फाइनली स्काई चीन को भारत के मानचित्र पे दिखाया। और 1900 सितंबर 1962 में एक जगह है, मैं इस जगह का आपको नाम बता दूं, एक जगह है 1962 पे जहां पर चीन ने हमला चालू किया, पहली गोली चलाई। और ये जगह आपकी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, मैकमोहन रेखा के नज़दीक जो है चीन प्रवेश कर गया भारत में, है ना। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में हो जाए, कुछ भी चीज़ बचे ना। ठीक है, तो सबसे पहली गोली आपकी चली थांगला रीजन पे, अरुणाचल प्रदेश के पास है आपका थांगला। 1962 सितंबर में पहली गोली चली थांगला रीजन पे। इसके बाद धीरे धीरे चाइना प्रवेश करना प्रारंभ करता है। अक्टूबर 1962 में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। और लगातार चूँकि गड़बड़ ये हो गई हमसे कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी, कोई सैन्य तैयारी नहीं थी। हम तो इसी में थे कि भैया हमारे ऊपर कभी कुछ होगा नहीं। अंतर कितना है, देखो भारत का विभाजन हुआ था, आधी सेना तो वहीं चली गई थी हमारे पास, किसी तरीके की सैन्य तैयारी नहीं। दूसरा, चीन एक सिविल वार के कारण उदय हुआ है। चीन का उदय कैसा हुआ, गृह युद्ध के कारण, जिसके बाद 50 लाख सैनिक थे और सारे प्रशिक्षित थे, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, रूस से उसे बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र मिल रहे थे। तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हमें कूटनीति के माध्यम से मामला समझाना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, फॉरवर्ड पॉलिसी अपना ली। हम जो है कूद गए और कूदने के चक्कर में अच्छा खासा कूटे गए। चाइना ने बढ़िया से सबक सिखाया हमें, और उस समय हमें पता चला कि हमें अब आदर्शवाद। अचानक से नेहरू ऐसा लग रहा था सपने में थे, उठ के खड़े, अरे ये क्या हो गया, अचानक से चीन ने क्या कर दिया। चीन के ऊपर इतना भरोसा कर रहे थे, सारा भरोसा एक तरफ, चाइना एक तरफ। तो इसके बाद 20 अक्टूबर को ये गालवान घाटी जो है, 20 अक्टूबर 1962 को गालवान घाटी वाले क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया चीन। ठीक है, गालवान घाटी वाला हिस्सा जिसको लेके आज विवाद है। तो इस तरीके से 13 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। गालवान घाटी की 13 चौकियां जो है उस समय कैप्चर कर लिया। और मामले को कूटनीति के माध्यम से सुलझाना चाहिए, लेकिन भारत के द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई और फाइनली हम असफल हो गए इसमें। भारत ने के पास कोई दूसरा तरीका था नहीं। भारत ने तुरंत यूएसए को बोला कि भैया कुछ करिए। नैम के देश थे ना हम, कहाँ गई नैम की पॉलिसी, ख़त्म हो गई यहीं से। अमेरिका के पास गए, अमेरिका इसमें मध्यस्थता के लिए आया, लेकिन मध्यस्थता में उसने
चीन को ज़्यादा प्रश्रय दिया और चीन ने अमेरिका की कोई बात मानी भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में नेहरू के द्वारा, चूँकि नेहरू यूएसए भी थोड़ा सा हमसे खफा था, बहुत लंबे समय तक खपा रहा, क्योंकि पाकिस्तान उसके गुट में खेमे में जा चुका था। यूएसए से अब कहीं जाके संबंध अच्छे हैं, लेकिन पहले कभी अच्छे नहीं। क्यों? नैम की पॉलिसी। अमेरिका का तो सीधा कहना था, जो मेरे खेमे में नहीं है वो, जो मेरे खेमे में नहीं है मैं मान के चलता हूँ, किसी भी खेमे में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन अमेरिका मान के चलता था। तो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति ठीक पूरी तरीके से लगभग असफल होती दिखी। एक चीज़ था, रूस यहाँ पे तटस्थ था। रूस ना तो चाइना की तरफ से आया ना इंडिया की, इसका बेनिफिट हमको मिल गया सबसे बढ़िया। कहीं रूस कूट पड़ता क्योंकि हमने अमेरिका को बुलाया था, लेकिन रूस हमेशा हमारा एक अच्छे मित्र के तौर पे रूस यहाँ पे शांत रहा। इससे भी चाइना खपा हुआ, चाइना को लगा कि ये क्या है, रूस ने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन रूस यहाँ पे तटस्थ रहा। अब चाहे जो बात रही हो, अब देखो चीन ने युद्ध क्यों किया। चीन का क्या कारण हो सकता है युद्ध करने का? कई कारण हो सकते हैं। पहला, भारत का परमाणु कार्यक्रम, सबसे बड़ा कारण तो यही लगता है। भारत ने परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, और विश्व के कई देशों ने इसको, जैसे कि अमेरिका जैसे देश, सब लगातार इस पे नज़र रख रहे थे। तो हमारा परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था। पहली चीज़ तो ये 1957 से ही चाइना जो है होमी जहांगीर भाभा, लेकिन हुआ नहीं, प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन फाइनली हमने शुरुआत कर दी थी। एक तो ये कारण था। दूसरा, चीन ने एक पॉलिसी चालू की थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी, और ये पॉलिसी माओत्सो की बहुत ही बड़ी असफलता के तौर पे है। और ये पॉलिसी का मूल उद्देश्य था वहाँ के इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, लेकिन फाइनली वहाँ पे जो लगभग 40 लाख लोग, 4 मिलियन से 5 मिलियन लोग मारे गए थे भूख के कारण से, और ये पूरी की पूरी पॉलिसी असफल हो गई। कभी मैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद चाइना थर्ड वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता था, थर्ड वर्ल्ड का या तीसरी दुनिया का लीडर बनना चाहता था, और इस लीडरशिप के चक्कर में उसको भारत सुहा नहीं रहा था। तो एक युद्ध का कारण ये भी था। और आपको शायद पता हो कि जो परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, भारत का एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भारत में ही है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भारत में ही है, और ये 1956 में आपका बन चुका था। कब बना है? 1956 में। ट्राम्बे नाम जगह आपने सुना होगा, ट्राम्बे में, और होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में है। तो वैसे हम यही कहते थे कि हम इसको नाभिकीय ऊर्जा को हम अपने नागरिकों के लिए एक विद्युत ऊर्जा उत्पादन के तौर पर प्रयोग करेंगे, लेकिन फाइनली इसको लेकर के लगातार विवाद की विषय वस्तु बनी रही। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मामला रहा। चीन ने युद्ध किया, भारत पराजित हुआ, और अब फिर से एक ऐसी दशा में आ गए। 1962 की बात थी। 1962 के बाद नेहरू सदमे में आ गए। सदमे में आने के बाद आने वाले समय में 2 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नेहरू का दीवा स्वप्न फैंटेसी पूरी ख़त्म हो गई, जो चाइना के साथ हम एक बहुत बड़े कूटनीतिक, क्योंकि सरदार पटेल इस चीज़ को लेकर, जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया था तो सरदार पटेल ने आगाह किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय नेहरू के पास था। तो नेहरू इस मामले पे किसी भी तरीके से कोई वार्तालाप, कोई कूटनीति नहीं रखते थे। उस समय एक पर्सन थे, एक बड़े इतिहासकार हैं, के.एम. पन्नीकर साहब, तो उस समय चाइना के एम्बेसडर थे, और नेहरू डायरेक्ट जो है के.एम. पन्नीकर साहब से डायलॉग करते थे, और कभी बहुत कम ही होता था कि बात मानी जाती थी। किनकी बात? सरदार पटेल की। तो सरदार पटेल भी थोड़ा सा, और सरदार पटेल फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। 1950 में उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ कर जाते हैं। इसके बाद संबंधों में टकराहट चालू हो जाती, काफ़ी लंबा समय रहता है टकराहट का, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी के समय फिर से संबंधों को, क्योंकि चाइना जैसा एक बड़ी इकोनॉमी, पड़ोसी देश, उसके साथ लंबे समय तक मनमुटाव बनाकर रखना सही नहीं था। तो 1976 में फिर से कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की जाती है, राजनयिक संबंध बनाए प्रारंभ किए जाते हैं। उसके बाद 1977 में फिर से चुनाव होता है, इंदिरा गांधी पराजित होती हैं, जनता पार्टी की सरकार आती है, और एक बड़ा युवा नेता निकल के आता है जो विदेश मंत्री बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी। और वाजपेयी साहब की चाइना यात्रा भी होती है, लेकिन उसी समय चाइना के द्वारा वियतनाम में युद्ध कर दिया जाता है, और ऐसी कंडीशन में फिर से भारत, चूँकि उस समय वियतनाम भारत का बहुत सहयोगी देश था, तो ऐसी कंडीशन में भारत जो है फिर से संबंध किरकिरे हो जाते हैं। लेकिन फाइनली फिर एक पर्सन आते हैं 1986 में, राजीव गांधी, और राजीव गांधी के द्वारा जो है फिर से राजनयिक संबंधों की स्थापना प्रारंभ की जाती है।
ठीक है। फिर से राजनयिक संबंध प्रारंभ होते हैं, राजीव गांधी ये समझते हैं। लेकिन फिर 1987 में फिर एक घटना हो जाती है और भारत जो है समदोरंगचू की घाटी में मुठभेड़ हो जाती है भारत की, समदोरंग। तो अब देखो, अब मैंने बताया ना, अब भारत सीख लेता है 1962 के युद्ध से। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उस समय हमें युद्ध हमने किया था, उस समय अच्छे खासे कूटे थे, लेकिन अभी भी युद्ध करने पर ऐसा नहीं है कि बहुत प्रभावी भूमिका हमारी रहेगी और युद्ध से हमारा भला तो पक्का नहीं होगा, ये बात सही है। चाइना के पास जो इकोनॉमिक पावर है, मैं नहीं कह रहा आज भारत आज भी उतना मजबूत है, हम उतने ही मजबूत हैं। आज यदि हमसे चाइना टकराएगा तो उसे पता चल जाएगा कि किससे टकरा गया, क्योंकि जो विल पावर है, क्योंकि हमने लगातार 1965, 1971, 1999 लगातार हमने युद्ध के मोर्चों में हमारी सेना सफल रही है और हमारा अनुभव अच्छा रहा है। वो पहला अनुभव था, तब हमने कोई तैयारी नहीं की थी, आज की तैयारी बहुत आगे है और विश्व के विभिन्न देशों से हमारी तुरंत मदद भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कूटनीतिक तरीके से ही मामले को सुलझाया जाना बेहतर रहेगा। और 1987 में जो समदोरंग मुठभेड़ हुई थी, इसमें भी वैसे ही कूटनीति के तहत इसको सुलझाया गया। और 1988 में पहली बार, 1988 में पहली बार राजीव गांधी पहुँचे चाइना। जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी की विदेश यात्रा हुई चीन को लेकर के, चीन पहुँचे, है ना। और फिर से एक नए तरीके से भारत चीन संबंधों का युग और दौर प्रारंभ होता है। और चीन इसी समय आर्थिक उदारीकरण की तरफ मुड़ा भी था। चीन ने इसी समय अपने आप को खोल दिया था पूरी तरीके से, इकोनॉमिक तौर पे आर्थिक उदारीकरण। और इसके बाद फिर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, खाड़ी युद्ध होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। रूस और चीन के संबंधों में तनाव भी इसी समय प्रारंभ हो जाता है। आपको शायद पता हो, जानकारी हो या ना हो, 1971 से लेकर 1989 तक अमेरिका और चीन के बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, अमेरिका और चीन। इसीलिए अमेरिका जो है 1971 में इसको यूनाइटेड नेशन, आज देख रहे हैं ना, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर स्वीकार कर लेता है, ताइवान के मुद्दे को छोड़ देता है। बड़े स्तर तक इनके बहुत अच्छे, क्योंकि रसिया से इनके मतभेद हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद यूएसएसआर का विघटन और चीन का उदारीकरण। उसके बाद एक और घटना, बड़ी घटना घटती है 1992 में। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे वैज्ञानिक थे, और पोखरण 2 की घटना होती है। भारत भी एक नाभिकीय शक्ति के तौर पे उभरना चाहता है, तो पोखरण 2 हो जाता है। पहला हुआ था 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, और भारत को लेकर के चीन के संबंध फिर तनावपूर्ण। चीन इसमें बड़े स्तर पे, चीन, अमेरिका, विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लाद दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो फिर से तनाव हो गया, है ना। लेकिन उसके बाद फिर सन 2000 में बीजिंग के द्वारा, सन 2000 के बाद चीन के द्वारा फिर भारत के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत प्रारंभ कर दी जाती, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा बाजार है। चीन में बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा था, उनका औद्योगिकरण बड़े स्तर पे हो रहा था, तो उनको एक बड़ा बाजार चाहिए था, और बड़ा बाजार भारत ही था। और वहीं से चीन प्रवेश करना शुरू करता है भारत की आर्थिक गतिविधियों की तरफ। इसके बाद 2003 और 2005 में भी चीन के द्वारा सिक्किम के विलय को भारत में स्वीकार कर लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये स्वीकार कर लेता है चीन। तो ये एक बड़ी बात थी भारत के लिए। इसके बाद 2006 में आपको पता होगा, एक चीनी राष्ट्रपति थे हू जिनताओ, भारत यात्रा करते हैं। सब भारत यात्रा सिर्फ इन्वेस्टमेंट, बाजार और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रारंभ होती है, और एक दूसरे के पूरे मामले हैं। फिर वही बात, फिर मुठभेड़, सब चीज़ सुधरने के बाद फिर 2017 में डोकलाम विवाद। दरअसल ये पूरा का पूरा एक ट्राई जंक्शन क्षेत्र है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको मानचित्र में। और ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत भूटान, है ना, और सिक्किम के पास ही है, चुम्बी घाटी है, उसी के हिस्से पे देखिए यहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू आपको दिख रहा होगा। ये डोकलाम प्लेट्यू है ना, उसी के पास है ये आपका। हाँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ।
ये पूरा हिस्सा है, ये आपका भूटान है, ये भारत का हिस्सा है, और यहाँ पे आपका, तो हम अब यहाँ पे इसने अवैध कंस्ट्रक्शन करना चालू किया, इसने सैन्य कंस्ट्रक्शन, तो भारत तुरंत पहुँच गया 2017 में, आपको तनातनी याद होगी, और भारत ने किसी भी स्थिति में वहाँ से इस काम को रुकवाया, चीन वापस लौट गया, तो कहीं ना पे हमारी एक बड़ी विजय थी। और चूंकि अब भारत के पास अब है स्थिति, 1962 में नहीं थी, अब हम उससे बिल्कुल सीने से सीने लग के खड़े हो जाएंगे, प्रयास करेंगे कूटनीति से, यदि आप युद्ध ही करने के लिए उतारू हो तो कर लो, डरने की कोई बात नहीं है। तो भारत 2017 में डोकलाम में फिर से चीनों के सैनिकों के साथ टकराहट हुई, फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर के आया। इसके बाद चीन, भूटान एवं भारत का जो ट्रांजैक्शन क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये टकराहट हुई। इसके बाद 2018 आपको याद होगा, मोदी गए थे चाइना, है ना, 2018 में वुहान बैठक हुई थी, शी जिनपिंग के साथ ये वुहान बैठक हुई थी। और वुहान अभी आप देख रहे हैं दूसरे मामलों में जो है बड़े स्तर पे चर्चा में है, कोरोना शहर के नाम पे जाना जाता है इसे, कोरोना शहर, ठीक है। वुहान लैब से कहा जाता है कोरोना निकल के आया, लेकिन उस समय 2018 में प्रधानमंत्री गए थे हमारे। 2019 में शी जिनपिंग आए थे, याद होगा महाबलीपुरम का वो चित्र, महाबलीपुरम में वो प्रधानमंत्री हमारे साउथ इंडियन का पूरा वेशभूषा में, है ना, तो ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर सौर मंडल, यहाँ पे रथ हैं, पल्लवकालीन पूरी की पूरा आर्ट एंड कल्चर है बड़े स्तर पे। और इसके बाद जो है अहमदाबाद का पूरा मामला, तो एक अच्छे संबंधों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फाइनली फिर से गलवान घाटी, इसका पूरा का पूरा मामला अब क्यों आया, क्या हो गया, ये मतभेद क्यों है, क्यों गलवान घाटी में चाइना ने किया। इससे पहले एक बार मतभेद समझते हैं, भारत और चीन के बीच मतभेद क्यों है, विभिन्न मामलों में मतभेद क्यों है। तो शुरुआत से फिर वही बात, पहला तो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI का मामला है आपका। भारत इसे स्वीकार नहीं करता, चाइना कहता है कि इसमें आप सम्मिलित हो जाओ। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI पॉलिसी, इसको भारत नहीं मानता है। दूसरा इसकी साम्राज्यवादी नीति, जिसको बोलते हैं मोतियों की माला, भारत इसको स्वीकार नहीं करता, अघोषित नीति है, और ये भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। देख रहे हैं ना, लगातार ये प्रवेश कर रहा है, ये म्यांमार में भी प्रवेश कर गया, थाईलैंड पे, सिंगापुर पे, नीचे आपका इसने जो है इधर मालदीव पे भी बेस कैंप बना रहा है, मालदीव के अलावा श्रीलंका पे हम्बन टोटा, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, तो लगातार हर एक जगह पे अपने अपने सैन्य अड्डे बनाता चला जा रहा है। मोतियों की माला, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, ठीक है। तो एक ये सारी चीजें हैं मतभेद इसके कारण। दूसरा बॉर्डर इशू, सीमा विवाद अभी तक सुलझे नहीं है, सीमा विवाद 1962 अस्काई चीन मामला और आपका मैक मोहन रेखा, ये लगातार हमेशा चर्चा में रहता है। इसके अलावा इनके विभिन्न अविश्वास हैं एक दूसरे को लेकर, जैसे कश्मीर को लेकर, कभी ये कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा है, कभी ये कश्मीर के मामले में टोटल पलट जाता है, तो कश्मीर को कभी भारत का बताएगा, कभी नहीं बताएगा। तिब्बत और कश्मीर को लेकर के, लेकिन भारत पूरी तरीके से चाइना का साथ देता है, हम कभी भी ऐसा डबल कार्ड नहीं खेलते हैं, लेकिन आने वाले समय में खेलना पड़ेगा। हम भी 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम को नकार दें तो चाइना दबाव में तुरंत आ जाएगा। इसके बाद जैसे नत्थी वीजा का मामला, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के नागरिकों को नत्थी वीजा, ये सब दिखाता है कि ये कार्य करता है। एक बहुत बड़ा मामला है व्यापार असंतुलन, व्यापार असंतुलन, इसकी मार्केट जो है भारत में बड़े स्तर पे जो है व्यापार असंतुलन है, और इसके लिए जिम्मेदार चाइना की नीतियां हैं। चीन कुछ जो है भारत के ऐसे पदार्थों को ही आयातित करता है जो कच्चे माल के तौर पे हैं, और उसका बना हुआ मटेरियल जो अमेरिका की, जो ब्रिटेन की पॉलिसी थी औपनिवेशिक एरा में, वही पॉलिसी अभी चाइना अपना रहा है। तो प्रोडक्शन को लेकर के ये व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में अभी देख रहे हैं ना, बड़े स्तर पे एक बात की जा रही है कि हम बाइकआउट कर दें चाइना के ट्रेड और सामान को, पूरी तरीके से हम बाइकआउट कर देंगे तो ये बैकफुट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक मामला ये है आपका। इसके अलावा हम जो है दक्षिण चीन सागर और इसके अलावा जो आपके आसियान कंट्री हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया जो आपका है, यहाँ पर एक सक्रिय भूमिका रख रहे हैं, और इसके लिए भारत की एक्ट एशिया पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, क्वाड करके ऐसे विभिन्न प्रकार के हम जो है अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से एक सक्रिय भूमिका है, बिम्स्टेक है ना। तो विभिन्न भूमिकाओं में भारत लगातार है और इस पे काम कर रहा है। तो इन सब कारणों से भी चाइना के साथ एक बड़े स्तर पे मतभेद हमारे बने रहे हैं और बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब इन मतभेदों को सुलझाना, जैसे सीमा विवाद सुलझाना एक बड़ा मुद्दा है,
ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसमें भारत शायद सम्मिलित हो। कारण क्या है इसका? चाइना CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक सबसे बड़ा मामला ये है। ये POK वाले क्षेत्र से इसने गलियारा, आर्थिक गलियारा बनाया है। ऐसी स्थिति में हम कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? आने वाला भविष्य क्या होगा, ये भविष्य बताएगा, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जो लद्दाख वाला पूरा का पूरा मामला है, लद्दाख वाले हिस्से पे इसने कैसे पूरा का पूरा मामला, ये पूरा गड़बड़ हुआ है, लद्दाख वाले मामले को समझते हैं। लद्दाख वाले मामले पे क्या हुआ है, ठीक है। लद्दाख वाले रीजन पे इसने सबसे पहला कारण हो सकता है कि इसने जो पूरा का पूरा युद्ध किया, जो अभी पूरा का पूरा ये हिंसक झड़प हुई, इस हिंसक झड़प का सबसे बड़ा कारण कौन था? पहला कारण था कोरोना की समसामयिक परिस्थिति। पूरे विश्व ने, विभिन्न बड़े बड़े देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के सभी देशों ने कोरोना के लिए जिम्मेदार चीन को ठहराया। तो ऐसी स्थिति में चीन के अंदर भी वहाँ के नागरिकों को भी वहाँ के सरकार के प्रति विभिन्न प्रकार के प्रश्न चिन्ह निकल के आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चीन की सरकार पूरे विश्व का ध्यान भटकाना चाहती है। पहला काम तो ये करना चाहती है, वो पूरे विश्व का ध्यान भटकाना चाहती है। नहीं तो इतनी संकट की घड़ी में कौन है सब युद्ध और इन चीज़ों पे लगता। तो ध्यान भटकाना चाहती है और ऐसी कंडीशन में वो युद्ध करेगा नहीं वो, लेकिन युद्ध जैसा माहौल बना देगा ताकि पूरे विश्व का ध्यान कोरोना से हट के, कोरोना कंट्री का जो उसका नाम दिया गया वो टैगलाइन उसके पास से हट जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोविड की जो जिम्मेदारी जो पूरा विश्व उसके ऊपर लगा रहा है, इससे उसका ध्यान भटक जाए पूरे विश्व का। यदि भारत के साथ युद्ध कर ले तो लद्दाख के मामले में पहला काम ये किया। दूसरा काम, वो पूरे चीन को पूरे विश्व में एक दबदबा चीन का दिखाना चाहता है, इकोनॉमिक तौर पे भी और सैन्य पावर को भी अपने बार बार वो दिखाना चाहता है। उसमें भारत उसको सबसे इजी टारगेट मिल रहा है, क्योंकि भारत एक बार युद्ध में पराजित हो चुका है। तो उसे लगता है कि बार बार थोड़ा सा भी हुड़की दूंगा तो भारत पीछे हट जाएगा या डर जाएगा, और ऐसा होना नहीं है, ये चीज़ आपको पता है। ऐसी कंडीशन में तो एक तो ये आपका बार बार जो है, जो इसकी ये हुड़की है, धमकी है, तो कई बार ये लगातार करता रहता है। तो चीन की शक्ति प्रदर्शन करता रहता है और हर बार इस समय बेइज्जत होके जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन। अभी आप देख रहे हैं ना, कोई आंकड़े नहीं प्रदर्शित कर रहा। कहते हैं 43 से ज़्यादा इसके सैनिक खत्म हुए हैं, लेकिन इसको बता देगा तो उसके नागरिकों में भी प्रतिशोध, नागरिक भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ना, इसलिए कोई डेटा खोलता ही नहीं है। अपने नागरिकों को भी ये बेवकूफ़ बनाता रहता है। तीसरा, इसको डर है कि जो अनुच्छेद 370 भारत ने हटाया है, उसके बाद लद्दाख वाले पूरे हिस्से को उसने, जो पूरा नया मानचित्र आया है भारत का, तो लद्दाख वाला पूरा हिस्सा सब स्काई चिन्ह, पूरे हम मानचित्र पे स्काई चिन्ह भी दिखाते हैं, POK जब हमारा हिस्सा तो दिखाएंगे क्यों नहीं। तो उसको लगता है कि कभी भारत की जो एग्रेसिव पॉलिसी है अभी इस समय, जिस तरीके से लगातार भारत सरकार अपने ऐसे मामलों को सुलझाती चली जा रही है, आंतरिक तौर पे उसको अपनी पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ये ना हो कि एग्रेसिव तरीके से स्काई चिन्ह और POK के हिस्से को कैप्चर कर ले। तो इस कंडीशन में भी चाइना थोड़ा सा आशंकित है, और इसको ध्यान में रखते हुए भी चीन क्या कर रहा है, चीन आक्रामक नीति को लगातार जो है कर रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसको लेकर के भी चाइना को लगता है कि कहीं ये जो पूरा का पूरा मेरा प्रयोग है, जो मैंने ये पूरा भी विकसित किया है, इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, यदि भारत यहाँ पर कभी प्रवेश करता है तो पूरा का पूरा मामला मेरा रुक जाएगा। तो ऐसी सारी कंडीशनिंग को ध्यान में रख करके वो लगातार भारत के साथ आगे आता रहता है, मुठभेड़ करने का प्रयास करता रहता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आने वाला भविष्य लगातार आप देखते रहेंगे इसमें कि लगातार न्यूज़ में, करंट में आप हैं, लेकिन इतिहास आप देखेंगे, इतिहास से लेके अब तक, तो आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। चीन को सबक सिखाना आसान है। कारण क्या है? चीन की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के बाजार पर टिकी हुई है। यदि सही में वास्तव में भारत के सभी नागरिक एक साथ आकर के पूरे माल को बाइकआउट कर दें, थोड़ा महंगा ही खरीदें लेकिन भारत का खरीदें, किसी अन्य देश का खरीदें, कोई भी सामान लेना है लेकिन चाइना प्रोडक्ट नहीं लेंगे किसी भी तरीके से। अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिका के नागरिक $1 की चीज़ $1.5 में खरीदने को तैयार हैं, लेकिन वो चीन की चीज़ को खरीदने को तैयार नहीं, चाहे कोई फ्री में भी दे। तो चीन के सामान को बिल्कुल ना खरीदा जाए। यदि ये बाइकआउट कर दें तो पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे टूट जाएगा। लगातार 2 से 3 साल 4 साल हमें ये करना होगा, और भारत सरकार को भी आत्मनिर्भर भारत
या फिर विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं, जितनी भी अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे सहयोग लेकर के भारत की ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत पूरी तरीके से चाइना पे अभी निर्भर चल रहा है। तो एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, तिब्बत, हांगकांग, ताइवान के मामले में भारत को आक्रामक रुख अब अपनाना पड़ेगा। भारत भी अपने जो पूरा का पूरा भारत का स्टैंड है चाइना को लेकर के पूरा पलट जाना चाहिए, क्योंकि चाइना हर जगह पे आकर अड़ंगा लगाता है। चाहे वो किसी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाना हो, उस मामले में अड़ंगा लगाएगा। चाहे NSG की सदस्यता की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, तो हर जगह पे जब ये भारत के साथ नहीं रहता तो भारत को चाइना की 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम की पॉलिसी को बाइकआउट कर देने चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और ऐसी कंडीशन में चाइना बैकफुट में आ जाएगा। और तीसरा है कूटनीतिक तरीका। तो कूटनीतिक तरीके से युद्ध, देखो अंतिम तरीका नहीं, युद्ध के माध्यम से अब कोई भी जंग नहीं जीती जाएगी। युद्ध करेंगे हमारा देश और पीछे चला जाएगा। वैसे भी हमारे देश की विभिन्न समस्याएं हैं, युद्ध में यदि पूरा देश का पैसा लगने लग जाएगा तो ऐसी कंडीशन बुरी हो जाएगी। वैसे भी कोविड के कारण से अर्थव्यवस्थाएं मंद है, और यदि देश हमारा अब ऐसा एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को उठा सकते हैं। यदि युद्ध रत हो गए तो ऐसे में ना तो कोई कंपनी आएगी, ना तो कोई देश आएगा, कुछ सब बिगड़ जाएगी बात, है ना। एक अस्थिर और अशांत देशों में भारत की सूची हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में युद्ध न करके हम आर्थिक मोर्चे पर यदि चीन से लड़ना प्रारंभ करें तो निश्चित तौर पे चीन बैकफुट में आएगा, और चीन को भारत के महत्व को पता चलेगा और भारत की सभी बातों को। और भारत तब तक इन पूरे कार्यों को करता रहे जब तक अपने सीमा विवाद को सुलझा न ले। अब सीमा विवाद को तत्कालिक स्तर पर सुलझाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की विल पावर सबसे ज़रूरी है, और इस समय हमारे पास एक अच्छी सरकार है, बहुमत की सरकार है, विल पावर भी है ना। तो ये पूरा का पूरा इतिहास से अब तक की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, इसे साझा कीजिएगा सभी के साथ, और आगे आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम आएगा तो मैं अतीत के संवाद को पूरा विशेषांक के तौर पे लाता रहूँगा, और आपको निश्चित तौर पे एक अच्छी समझ चीज़ों की विकसित होती जाएगी। निश्चित तौर पे आप सभी ने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। काफ़ी लंबा पूरा का पूरा ये एपिसोड हो गया, तो निश्चित तौर पे प्रयास यही मैंने किया है कि चीज़ों को थोड़ा सा सुलझा हुआ तरीके से बताऊं। अब बाकी चीज़ें आप IR में पढ़ोगे, जब IR के टॉपिक को पढ़ोगे तो आप चाइना किस तरीके से 1949 के बाद किस तरीके से शांतिपूर्ण उदय की नीति अपनाता है, इसके बाद जब आर्थिक उदारीकरण करता है, इसके बाद से किस तरीके से वो एक आक्रामक रवैये के तौर पे वर्तमान में आया, तो पूरी एक उसकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो चल रहा है ना। तो चलिए फिर मैं आने वाले समय में आपको एपिसोड लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे लगा, और इसको सबके साथ साझा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।